करो कार्य। येन धौता गिरः पुंसो विमलिः शब्दवारिधिः तमश्चाजानयं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। ज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मिलितं येन येन तस्मै तस्मै पाणिनये नमः। नमः। तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवाद भगिनी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेभ्यो पुनः नमो नमः। स्वागतम् अस्ति अस्माकं कक्षायां। अधुना अहं मनीष महोदयां निवेदयामि कृपया आगत्य अद्यतन कक्षा स्वीकरोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। ये बताइए आप तक अब के कितने लकार हो गए, मतलब कितने गण खत्म हो गए हैं? दो भवादिगण और एक दिवादिगण। आज हम पढ़ेंगे तृतीय गण तुदादिगण। ठीक है, तुदादिगण का हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे आज। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो एक बार धातु पाठ देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हमारी तुदादिगण की धातुएं प्रारंभ होती हैं। सबसे प्रथम जो धातु है हमारी तुदादिगण की, वह धातु है ऋगतौ। ठीक है, अब ऋगतौ धातु है। ठीक है, और हमें हमारा अंग क्या बनना है महोदय? ये हमारी धातु ऋगतौ थी, इसमें इत संज्ञा किसी की वर्ण की इत संज्ञा नहीं हुई है, तो इत संज्ञा कुछ नहीं हुआ, तो फिर री बचा। और री के बाद में इसमें जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ने के बाद हमारा री बनेगा। ठीक है, तो हम इस शब्द को लक्ष्य मान करके इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, हमें री से री बनाना है। अब कैसे बनाएंगे कि यह कहां से आ गया ये? ठीक है, चलते हैं। री धातु आपकी, री धातु है, श विकरण है, और कौन सा ती प्रत्यय लगा लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कि ये श प्रत्यय की पहचान करेंगे। कोई व्यक्ति पहचान कर सकता है? अजादि अपित। अजादि अपित। अजादि अपित सार्वधातुक। ठीक है, ये हमारा अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय। ठीक है, अच्छा, अजाद अपित होने के कारण क्या होगा? कुछ विशेष है क्या अपित नाम रखने का? बताइए। हाँ, किंगति च से उसका गुण और वृद्धि निषेध हो जाएगा। पहले सार्वधातुक में अपित से इंगितवत हो जाएगा और किंगति च से निषेध हो जाएगा। किसको निषेध होगा? तो गुण वृद्धि का निषेध होगा। ठीक है, तो ये री धातु है, इससे हमने श प्रत्यय लगाया। ठीक है, ये श प्रत्यय हमारा अपित प्रत्यय है। ठीक है, पर लेकिन सार्वधातुक है, तो हमारा सूत्र है सार्वधातुक आर्धातुक के हो। वो कहता है सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय के परे होने पर इगंत अंग को गुण होता है। तो जब हमने सार्वधातुक प्रत्यय को निमित्त मान करके यहाँ पर गुण प्राप्त हुआ, तो सूत्र आ गया सार्वधातुक अपित और किंगति च। सूत्र के द्वारा ये जो सार्वधातुक में भी किस प्रकार का है? अपित सार्वधातुक है, इस कारण से किंगति च सूत्र के द्वारा यह निषेध हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अपित प्रत्यय किसके? सार्वधातुक अपित, इस सूत्र के द्वारा इंगितवत होने के कारण यहाँ किंगति च से निषेध हो जाएगा। अब यहाँ गुण का निषेध हो गया। जब गुण का निषेध हो जाता है तो आपने पढ़ा होगा कि इकारांत धातुओं को अजादि अपित प्रत्यय पर होने पर क्या होता है? जब गुण का निषेध, अब यहाँ पर गुण का निषेध हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। गुण निषेध हो गया, तो गुण निषेधक अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं गुण निषेधक अजादि प्रत्यय परे होने पर। आपने एक सूत्र पढ़ा था, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंगो अंगो। ठीक है,
मैंने आपको पूर्व कक्षा में आपको ये पढ़ के आने के लिए भी बोला था मैंने कि आप जब अगली कक्षा में आए आप लोग तो आप इसको पढ़ के आइएगा, ठीक है सभी लोग। तो आप लोगों में से कोई पढ़ के आया हो तो इसका अर्थ बताएंगे क्या? अश्नु धातु और शब श्नु प्रत्यय प्रत्यांत। और शुभ प्रत्याम। हाँ, हाँ जी। आश्रु अंग और इकारांक और उकारांत जो अंग है उसमें उवंग और इयंग और उवंग आदेश होता है जी। तो ये देखिए श्नु प्रत्यांत अंग, इवर्णांत उवर्णांत धातु और भ्रू रूप जो अंग, इन्हें इयंग और उवंग होता है। तो इवर्णांत धातु ली गई कि नहीं ली गई? ठीक है महोदय, इवर्णांत मतलब धातु होनी चाहिए और अंग नहीं बोला है, धातु बोली है यहाँ पर। तो धातु बोले मतलब कि इवर्णांत धातु होनी चाहिए या उवर्णांत धातु हो, और उसके बाद में कैसा प्रत्यय हो? गुण निषेधक अजादि प्रत्यय परे होने पर। तो यहाँ पर निमित्त क्या है, आदेश क्या है और स्थानीय क्या है, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमारा स्थानीय, आदेश, निमित्त, ठीक है। अब हमने देखा तो स्थानीय हमारी इवर्णांत धातु या फिर उवर्णांत धातु, ठीक है। अभी इतना लेंगे, जब विष्णु प्रत्यांत के लिए, जब हम विष्णु प्रत्यांत के लिए पढ़ेंगे ना तो हम वहां पर तब विष्णु प्रत्यांत के लिए सीखेंगे। तो अभी इवर्णांत और उवर्णांत धातु और निमित्त क्या होना चाहिए महोदय? पहले आदेश देखते हैं। आदेश होगा इयंग, इकारांत धातुओं को इयंग और उकारांत धातुओं को उवंग, ठीक है। पर लेकिन इसमें इत संज्ञा होने के बाद में, इत संज्ञा बचता है आपका इय और उव, ठीक है। अब हम निमित्त को देख लेते हैं एक बार। निमित्त क्या है हमारा? अजादि गुण निषेधक, ठीक है। गुण निषेधक अजादि प्रत्यय, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहां पर पहले हमने स्थानीय देखा, तो यहाँ पर स्थानीय री है कि नहीं है? इवर्णांत है कि नहीं है? इवर्णांत है, हमें मिल गया इवर्णांत। री है धातु हमारी, इवर्णांत है। इसके बाद में श में इत्सा प्रत्यय, श विकरण है, श में इत संज्ञा बचता है अ। तो ये हमारा कैसा प्रत्यय है? अजादि अपित प्रत्यय है। अपित होने के कारण सावकीय सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? ये इससे मतलब गितवत मान करके इसको निषेध हो जाएगा। तो गुण निषेध हो गया, गुण प्राप्त था तो गुण का निषेध हो गया। अब गुण निषेध होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा? आदेश क्या हो जाएगा महोदय? इयंग हो जाएगा। अब किसके स्थान पे होगा? तो क्या कहे? इवर्णांत धातु, इवर्णांत के स्थान पे, ई के स्थान पे होगा, ठीक है। तो जब री में जो ई था, ठीक है, उस ई के स्थान पे हमने इयंग करेंगे, तो ई को हटा दिया और उसकी जगह पे हमने कर दिया इयंग। इयंग में बचा, इयंग किया और इयंग में बचा हमारा ईय, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, विकरण और क्या करेंगे? विकरण को जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा महोदय हमारा? रिय, ठीक है। अभी पहले रिय बनाएंगे, तो रिय बन गया हमारा। अब प्रत्यय, अब रिय बनने के बाद तो आपको प्रत्यय जोड़ने की प्रक्रिया बता दी गई है कि रियति, रियतः, रियंती, रियसी, रियतः, रियतः, रियामी, रियावा, रियामा, ठीक है। अभी देखिए रियति, जितनी भी आपको पता लग गया कि वर्णांत धातु है होगी और उसके बाद में गुण निषेधक अपित प्रत्यय, गुण निषेधक अजादि प्रत्यय होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर आपको इयंग आदेश कर देना और उवर्णांत धातु को उवंग आदेश कर देना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक प्रत्युदाहरण देते हैं हम लोग, ठीक है। प्रत्युदाहरण का मतलब क्या होता है कि कहीं कहीं जहां सूत्र नहीं लगता है वहां क्यों नहीं लगा। अब ये मान लेते री धातु है आपकी, ठीक है, और हमने लगाया इससे, हमने लगा दिया शन विकरण लगा दिया, ठीक है। ये री धातु आप दिवादिगण की मान लीजिएगा अभी, ठीक है, या फिर री धातु, री की जगह कोई और धातु ले लेते हैं, वरना फिर कहेंगे कि री धातु कहाँ से आ गई इसकी, ठीक है। तो दिवादिगण में से हमने ले ली इकारांत धातुओं में से दी धातु ले ली हमने, ठीक है महोदय। दी धातु हमारी इकारांत है। अब देखिए इसमें शन
ना की संज्ञा होगी और शा की संज्ञा होगी, बचा यह प्लस प्रत्यय पी। अब यहाँ पर देखिए, ये बताइए कि यहाँ पर जो दी है ये इवर्णांत है, स्थानीय की शर्त घट गई नहीं घट गई, बताइए। स्थानीय की शर्त घट गई, इवर्णांत है, ठीक है। और गुण निषेधक भी है, यहाँ पर निमित्त में क्या है, गुण निषेधक है, पर आजादी नहीं है, पर आजादी नहीं है। इस कारण से शन विकर्ण के परे होने पर क्या हुआ था, आदेश नहीं हुआ था। पर जब हमने श विकर्ण लगाया तो श विकर्ण तो आदि विकर्ण से लगता है, तो श में क्या है, वो अपित है, और शन विकर्ण भी अपित है, दोनों अपित है। पर अंतर क्या है, श विकर्ण आजादी है और शन विकर्ण हलादी है। तो आजादी अपित गुण निषेधक आजादी प्रत्यय मांगा है, इस कारण जहां भी आपको गुण निषेधक के साथ में आजादी प्रत्यय मिलेगा वहां पर ही आपको इयंग आदेश करना है, ठीक है। अब देखते हैं धातु को, देखते हैं। तो देखिए री को क्या हो जाएगा, रिया। पी को क्या हुआ महोदय, इयंग आदेश होने पर पिया। और इसमें जो आ है, इयंग जो आदेश होगा, इयंग में यह हलंत रहता है, और जो आ जुड़ा है ये किसका है, श विकर्ण का आ, श विकर्ण का आ है। धी धारणे में धिया, ठीक है। अब देखिए अब क्षी के क्या होगा, क्षी धातु है, इकारांत है, तो दादीगण की तो क्षिया। गु धातु, अब देखिए उकारांत आ गई, तो उकारांत में भी एक बार घटा लेते हैं कि गु धातु है और उससे हमने उवंग आदेश हो जाएगा, उकारांत धातु है हमारी। तो ताकि और लोग को जिनको थोड़ा बहुत कम समझ में आता होगा, धीरे धीरे समझ में आता होगा, उनके लिए गु धातु, धातु कहते हैं हमारी गु, हाँ गु धातु है हमारी। और उससे हमने क्या लगाया, श विकर्ण लगाया और ती प्रत्यय लगा दिया। श में इत संज्ञा में क्या बचेगा, आ। अब ये यहाँ पर सर्वप्रथम सार्वधातुक आर्धातुक के ओर से गुण प्राप्त था, क्योंकि ये जो अप्रत्यय है ये सार्वधातुक है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, सार्वधातुक आर्धातुक के एक विशेषण और एक विशेष्य होता है। अब आज जिसके यहाँ से आ रही हो, सब लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। जिसको लगता है कि उसका माइक ऑन है वो बंद कर लीजिए। तो आपको विशेषण और विशेष्य तो पता ही होगा कि जब किसी विशेष, मनीष जी अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। हाँ हरिओम, हाँ अभी आप अनम्यूट कर दीजिए जी। जब भी हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, विशेष्य की विशेषता बताते हैं हम। तो विशेषण क्या है, देखिए थोड़ा विचार कर लेते हैं कि सार्वधातुक बोला हमने, ठीक है। तो ये सार्वधातुक क्या हो गया हमारा, विशेष्य, ठीक है। क्या है, सार्वधातुक हमारा क्या है, विशेष्य, ठीक है। अब जो शब्द आके इसकी विशेषता बतलाए, ठीक है। विशेषता मतलब कि ये कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा छाट दे, ठीक है। तो उसमें भी सार्वधातुक के अंदर भी एक, सार्वधातुक के अंदर जाकर के एक और विशेषता को बतलाए कि कैसा सार्वधातुक, ठीक है। जैसे उसी प्रकार तो वो होता है विशेषण, ठीक है। तो जैसे विशेषण जो भी किसी वस्तु या किसी भी चीज की विशेषता बतलाए उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब हमने कह दिया अपित सार्वधातुक, ठीक है। तो ये सार्वधातुक कैसा सार्वधातुक है, तो अपित सार्वधातुक। तो अपित क्या है हमारा यहाँ पर, विशेषण है, ठीक है। अपित क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया। तो और अब इसको विशेषण लगने का एक और कारण होता है, फायदा होता है कि जब विशेषण लग जाता है तो इतर व्यावृत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, इतर इतर व्यावृत्ति हो जाती है। मतलब कि जब हमने अपित बोल दिया तो अपित से जो बचे हुए हैं, इतर मतलब अन्य जो बचे हुए हैं उनका व्यावृत्ति मतलब वो हट जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हमने बोल दिया कि अपित सार्वधातुक प्रत्यय पर अंतर, अर्थात पित्त का क्या हो गया, पित्त की व्यावृत्ति हो गई। तो पित्त के हम पित्त में वो कार्य पित्त चला गया वहां से, ठीक है। तो विशेषण लगाने से ये फायदा हुआ हमको कि अन्य की व्यावृत्ति हो गई। अब जैसे हम बोल देते हैं, हम लोग बोलते हैं कि
कुर्ता लाओ, हमने बोला कुर्ता लेकर आओ। अब हमने बोल दिया कि काला कुर्ता लाने पर हमने क्या हुआ, उसमें तो हम 10, हमारे पास 10 कुर्ते हैं, तो अब हमने ये तो नहीं बताया कि कौन सा कुर्ता लाना है। पर जब हमने उसमें विशेषता डाल दी, क्या डाल दी उसमें विशेषता, कि काला कुर्ता लाओ, या फिर हाफ बाजू वाला कुर्ता लाओ, या जो नया कुर्ता लाओ, या पुराना कुर्ता लाओ, या जो गंदा पड़ा है वो कुर्ता लाओ, जो साफ है वो कुर्ता लाओ। तो ये सब जितने भी शब्द हैं ये क्या है, उसकी विशेषता बतला रहे हैं। ठीक है, काला बोलने पर ये समझ में आता है। अब देख लीजिए, काले में भी अगर काले भी दो हुए, तब फिर प्रश्न करेंगे कि कौन सा वाला काला लाऊं, तब आप बोलोगे कि हाफ बाजू वाला लाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जब तक हम अपने लक्ष्य को एक ऐसा कर लेते हैं कि जब तक हमारे मन में शंका नहीं होती है, एक निश्चित हो जाता है कि हाँ इसको ही लाना है, यही हमें चूज करना है, तब तक हम उसमें विशेषण लगाते हैं। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि दोनों के दोनों कुर्ते हमारे काले हुए, हाफ बाजू के हुए, तो फिर क्या बोलेंगे, अगर होता किसी में बोल दिया कि मैं पहले नया लाया उन दोनों में, नया वाला लाऊं उन दोनों में, तो जब तक आपको आप जिस चीज को बोलना चाहते हैं, जब तक आपको पता नहीं लगेगा तब तक आप उसमें क्या लगेंगे, विशेषण लगाते जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि जब सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र ने ये कहा कि सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय के परे होने पर गुण होता है, तब उसने कोई विशेषण नहीं लगाया था। उसने केवल ये कह दिया कि सार्वधातुक मिलेगा अथवा आर्धातुक मिलेगा तो आपको गुण कर देना है। ठीक है, उसने कोई भी विशेषण नहीं लगाया। पर जब अपित सूत्र क्या कहते हैं, सार्वधातुक अपित सूत्र ने अपित प्रत्यय को ङितवत कर दिया, तो अपित प्रत्यय के परे होने पर निषेध हो गया। तो हमें ये पता लग गया कि अब गुण होगा तो केवल पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ही होगा, अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं होगा। तो पहले जो पाणिनि ने सूत्र दिया सार्वधातुक आर्धातुक हो, उसमें पाणिनि ने विशेषण लगा के नहीं पढ़ा था कि पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर गुण होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा था। केवल विशेष्य बोला था कि क्या बोला था कि सार्वधातुक प्रत्यय के परे होने पर गुण हो जाएगा, आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर गुण हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने उसमें जब हमने सार्वधातुक अपित सूत्र पढ़ा और किंग इति च सूत्र पढ़ा, तब हमें पता लगा कि हमें इसमें विशेषण लगाना चाहिए। क्या विशेषण लगाना चाहिए कि केवल पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ही गुण होता है, अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं होता है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया? तो ये बताना था। तो यहाँ पर गुण प्राप्त हुआ, गुण प्राप्त होने पर क्योंकि ये सार्वधातुक है, केवल हमने सार्वधातुक से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि गुण प्राप्त करने के लिए आपको ये मतलब नहीं है कि पित सार्वधातुक है, पित सार्वधातुक नहीं। यदि आप स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को समझाना चाहते हैं और आपकी इच्छा है कि आप उसको सार्वधातुक अपित और किंग इति च सूत्र के द्वारा समझाना चाहते हैं, तो आप उसको कहिए कि सार्वधातुक प्रत्यय है इसलिए गुण प्राप्त है। अब गुण प्राप्त है तो अब उसका निषेध पढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको बोलिए कि अब यहाँ पर सार्वधातुक अपित से किंगित्व हो जाएगा और किंग इति च से निषेध हो जाएगा। और यदि आपको सीधा क्लियर करना है, एकदम से सीधा बोलना है कि यहाँ पर पित क्या बोलेंगे, पित सार्वधातुक प्रत्यय है तो यहाँ पर गुण हो जाएगा, अपित सार्वधातुक प्रत्यय तो गुण निषेध हो जाएगा। अगर सीधा वो व्यक्ति पढ़ चुका है, अब उसको ज्ञान हो चुका है, तो हम सीधा ऐसे बोलते हैं, इस प्रकार बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप सब लोग तो समझ चुके हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सार्वधातुक प्रत्यय तो गुण प्राप्त है, तो आपको समझना है कि सार्वधातुक प्रत्यय ये मतलब नहीं कि अगर मैं उसका निषेध, अगर मैं ये बोलता हूँ पित सार्वधातुक प्रत्यय है, तब भी आपको समझना है कि आपको समझ में आ चुका है, तो आपको मैं इसलिए पित सार्वधातुक बोल रहा हूँ ताकि आपको पता ही है पित सार्वधातुक में निषेध हो जाएगा। तो यहाँ पर सार्वधातुक निमित्त मान करके यहाँ पर पित सार्वधातुक नहीं है तो गुण प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, गुण प्राप्त था, अब ये मत बोलिए प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त था पर निषेध हो गया। ठीक है, प्राप्त था अपित प्रत्यय पर होने पर आपको ये बोलना है कि गुण प्राप्त था पर निषेध हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, उ को स्थान पे उभंग आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, हमने अलग कर लेते हैं, उ था, उ के स्थान पे हमने उभंग आदेश कर दिया, तो उभंग में बच्चा हमारा उ। अब इत संज्ञा होने के बाद क्या बचेगा हमारा उव, और जब हमने जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा गुवती। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए, तो गु से गुवती, ध्रुव से ध्रुव। ठीक है, और कु से कुवा, ये जो ध्रुव बना है ना, ये ध्रुव जो आपने नाम सुना है ना, ध्रुव नाम जिसका व्यक्ति का होगा, तो ध्रुव नाम भी ऐसे ही बनता है।
पर इसमें जो श विकरण लगा है उसकी जगह कोई और विकरण लगता है, ठीक है। आप इतना समझिएगा, कोई अन्य विकरण लगेगा जिसके कारण ये नाम बन जाएगा, ठीक है। कु से कुवा, नु से नुवा। अब देखिए, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ धातु। अब हमने देखा कि यहाँ पर तो हमने नु पढ़ा, अब यहाँ पर नुवा कैसे हो गया? किसी में उवंग से उवंग। तो उवंग में क्या है कि उवंग में ये मतलब नहीं है कि अगर दीर्घ, अगर हम ह्रस्व उ के स्थान पे करेंगे तो उवंग में ह्रस्व उ रहेगा, यदि दीर्घ उ के स्थान पे करेंगे तो दीर्घ उ रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उवंग मतलब कि उवंग में ह्रस्व उ ही होता है, ठीक है। तो नु में दीर्घ उ था तो वहां पर उवंग होने पर ह्रस्व उ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार धु में धुवा, सु में सुवा। अब देखिए मृ, अब यहां तक आपने सारी धातु सिद्ध कर ली, धुवती सुवती। इस एक ही प्रकार बनाना आ गया आपको सभी को। इसमें हमने लगाया अचिष्ण धातु भ्रुवाम योरी अंगु वंगो, ठीक है। अब चलते हैं मृ धातु। तो देखिए ये धातु में आपको ये धातु किस प्रकार की दिख रही है आपको, ये बताएंगे थोड़ा। अगर कोई आपसे पूछे धातु की पहचान करिए तो कैसे, क्या पहचान है? ऋकारांत धातु, ठीक है। अब ऋकारांत धातु के बाद में हम कैसा प्रत्यय लगा रहे हैं महोदय? अपित सार्व धातु। बिल्कुल सही। ऋकारांत धातु के बाद हम कैसा प्रत्यय लगा रहे हैं? अपित सार्व धातु। अब मैं और बोलूं, और कैसा प्रत्यय लगा रहे हैं? और कुछ विशेषता बतलाइए, और विशेषण लगाइए उसमें। तो निषेध करता है? नहीं, वृद्धि निषेधक प्रत्यय। नहीं, वो गुण निषेधक वाला छोड़ दीजिए। बोलिए, मैंने बोला, आपने बोला अपित सार्व धातु प्रत्यय लगा रहे हैं, मैंने बोला और विशेषता बताइए, तो अजादि अपित सार्व धातु प्रत्यय लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो जब हमने, अब अंग कार्य को देख लेते हैं एक बार। जब हमने अंग कार्य पढ़ा था, ठीक है, अंग कार्य, तो उसमें आपने ऋकारांत धातुओं के लिए आया होगा, देखिए ये रहा, ठीक है। ये आया पहले ऋकारांत धातु के लिए अजादि अपित प्रत्यय पर होने पर, ठीक है। और क्या है, ऋकारांत अंग होगा जब आपका, तो आपका अंग ऋकारांत है कि नहीं है? धातु भी अंग होती है और विकरण लगने के बाद भी अंग होती है। तो जब आपका ऋकारांत अंग प्लस अजादि अपित सार्व धातु प्रत्यय, ठीक है, तो अंग कार्य में इस प्रकार विभाजन कर रखा था। आपको समझ में आया कैसे विभाजन कर रखा था? कि जब ऋकारांत धातु होंगी और उनके बाद में अजादि अपित सार्व धातु प्रत्यय पर आएगा तो क्या कार्य होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कार्य होता है। तो यहाँ एक सूत्र आया, रिंग क्षयग लिंगशु। क्या है? रिंग क्षयग लिंगशु। ये सूत्र मैंने आप सभी को पढ़ के आने के लिए कहा था। तो एक ये सूत्र केवल देखिए, इस सूत्र ने क्या कहा, श प्रत्यय के परे होने पर। क्या बोला महोदय? श प्रत्यय के परे होने पर। इसका मतलब क्या है कि केवल यह सूत्र तो उदादि गण में ही लगेगा, अन्य गणों में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो अन्य गणों के ऋकारांत धातु के लिए सूत्र आपका नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, श प्रत्यय के परे होने पर ऋकारांत धातु को रिंग आदेश होता है। क्या होता है? रिंग आदेश होता है। तो आपको बोलना है क्या, अब ये एक बार महोदय आप इसमें कोई ऐसा है जो इसमें स्थानीय आदेश और निमित्त बता दे? क्लियर है बिल्कुल? आप स्थानीय आदेश निमित्त देख के बता सकते हैं, बताइए महोदय। री धातु स्थानीय है, मतलब री, उसका री को जो है वो ऋकारांत धातु स्थानीय है जी, और आदेश इसमें रिंग है जी, और निमित्त इसमें श प्रत्यय है। बिल्कुल सही। तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया कि क्या स्थानीय है, क्या आदेश है, क्या निमित्त है। और यहाँ पर अब इसकी स्थिति घटाते हैं। सर इसमें श, उसके में यक और लिंग प्रत्यय भी है ना इसमें? हाँ महोदय है, पर लेकिन क्या है ना कि माता जी ने इसलिए नहीं लिखा है कि ताकि, वैसे तो अगर मैं सिद्धांत कौमुदी पढ़ता हूँ तो मेरे अनुसार तो ये होता है, मतलब मेरे अनुसार क्या, सबके अनुसार सिद्धांत कौमुदी पढ़ना, कि व्यक्ति को हमें पूरा अर्थ पढ़ना चाहिए, किसी भी सूत्र का पूरा अर्थ पढ़ना चाहिए, चाहे हमको उसके एक भाग से काम है, पर लेकिन पूरा अर्थ पढ़ना चाहिए। पर माता जी ने सोच समझ के लिखा होगा कि व्यक्ति आगे जाके, मतलब जैसे होता है ना कि पूछने लग जाते हैं कि इसका भी उदाहरण दीजिए, इसका भी उदाहरण दीजिए कुछ। क्षम्यता मनीष महोदय, क्षम्यता जी, लेकिन माता जी ने तो तीनों बोला है पेज 272 पे। यक और लिंग परे होने पर ऋकारांत धातुओं को री को रिंग आदेश होता है। कहाँ पर महोदय? 72 272 बोर्ड पार्ट 1
तो यहाँ पर माता जी ने इसलिए दे दिया होगा क्योंकि वो आएगा ना, यक प्रत्यय आएगा ना। जी, तो शा प्रत्यय और यक प्रत्यय और ये पर अभी हमें किसे क्या शा का ही प्रयोजन है, तो इसलिए शा कैसे कर ले सकते हैं। ठीक है, तो शा प्रत्यय के पर आपको समझ में आ गया निमित्त क्या क्या है हमारा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप शा यक और लिंग प्रत्यय। ठीक है, तीनों के निमित्त होने पर रिकारांत को रिंग आदेश होता है। तो अब क्या था, मृंग धातु है आपकी मृंग। ठीक है, इसमें ये इस प्रकार पाणिनि जी ने पढ़ी है। अब हलंत्यम सूत्र हमने इत संज्ञा करी, बचा हमारा क्या हुआ, मृ बचा, रिकारांत हो गया। शा प्रत्यय लगाया हमने, शा प्रत्यय में इत संज्ञा के बाद अ बचा और हमने लगा दिया ती प्रत्यय लगा दिया। अब संचिता भगिनी, आप एक बार क्या कहते हैं, अब आपको जब आपको पता ही है कि आदेश स्थानीय निमित्त क्या है, तो एक बार आप बताएंगे क्या कैसे करना है। हलंत, हाँ, उसके बाद जो री है हलंत, उसके बाद जो री है, री के स्थान पे हाँ। रिंग आदेश है, उसमें से हम इत संज्ञा करेंगे ग की, तो री बचेगा। रिंग आदेश किया हमने और ग की इत संज्ञा करी, पर लेकिन जो रिंग आदेश करने से पहले आप ये बताइए कि रिंग आदेश क्यों किया। क्योंकि इसमें ये धातु रिकारांत है और आगे अजादि अपित सार्वधातु प्रत्यय है। तो आगे अजादि अपित सार्वधातु प्रत्यय ना, ये नहीं बोलना है हमको जी। हमको क्या, हमारा निमित्त क्या था बता सकती हैं क्या आपने शा प्रत्यय निमित्त था ना जी, कि यहाँ पर आप शा को निमित्त मान के करेंगे कि अजादि अपित सार्वधातु। अगर आप ये बोलेंगी कि अजादि अपित सार्वधातु प्रत्यय है, ठीक है, तो अन्य जो अजादि अपित सार्वधातु प्रत्यय होंगे उनमें भी प्राप्त हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ श के लिए ही बताया है। तो आपको विशेषण क्या बोलना है कि आपको केवल ये, इसलिए आपको शा बोलना पड़ेगा। ठीक है जी महोदय, अगर आपने ये समझ में आया आपको। जी जी जी, हम इसे बोलते हैं कि अतिव्याप्ति बोल देते हैं इसे हम। अच्छा, अतिव्याप्ति मतलब कि अन्य जगह भी व्याप्त हो जाएगा। आप अगर ये लक्षण बताएंगी ना। क्षम्यता महोदय, सिर्फ श ही हमारा निमित्त है। हाँ, तो श पर पर रिकारांत धातु को क्या हो गया, रिंग आदेश हुआ, रिंग आदेश हो गया। उसके बाद हलंत्यम से ग की संज्ञा करके लोप करेंगे, लोप कर दिया, बचेगा। और आगे अ है और ती प्रत्यय उसके परे है। अब देखिए तो म री प्लस अ, ठीक है। अब म री को हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका कोई बता सकता है। मीर, मीर, मरी बन जाएगा आपका। ठीक है, अब मरी बनने के बाद ये धातु इकारांत हो गई कि नहीं होगी बताइए। फिर इकारांत होगी, फिर इसमें ये आदेश होगा। अब ये धातु दोबारा इकारांत हो गई, तो अब इसमें क्या जाएगा, दोबारा हम क्या कर देंगे, यंग आदेश कर देंगे, क्योंकि इसमें अब अजादि अपित सार्वधातु प्रत्यय पर में है। ठीक है, यंग आदेश कर दिया तो क्या बन जाएगा आपका, ये आदेश कर दिया, मृिया बन गया, शाविकरण और मृियति बन जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया सभी को। ये जिसको ना आया वो हाथ ऊपर कर सकता है। ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, समझ में। तो देखिए अब जितनी भी रिकारांत धातुएं आपकी हैं, अब आपकी जितनी भी रिकारांत धातुएं हैं, उसमें पहले हमने रिंग आदेश किया। रिंग आदेश करने के बाद में वो धातु हमारी कैसे बनेगी, इकारांत बनेगी। इकारांत बनने के बाद हमने उसमें दोबारा से अचिष्णु धातु लगा दिया। ठीक है, तो मृ और मृिया, प्री से प्रिया। अब आप कोई बोल सकते हैं, एक मिनट, ठीक है, और द्रि से द्रिया, द्रि से द्रिया। अब देखिए क्री आई, अब क्री धातु आपकी कैसे बता सकते हैं क्या कुछ, दीर्घ रिकारांत, दीर्घ रिकारांत। और इसके बाद में कैसा प्रत्यय लगा रहे हैं महोदय हम, अजादि अपित, अजादि अपित प्रत्यय। ठीक है, तो हम देखते हैं जब भी आपको ऐसा कुछ समझ में ना आए ना, तो आप अंग कार्य खोलकर देख सकते हैं कि हमारा जो, पहले आपको कैसे करना है, आपको धातु की पहचान करनी है कि आपकी धातु कैसी है। ठीक है, और उसके बाद प्रत्यय की पहचान करनी है, और उन दोनों के बीच में क्या क्या कार्य होते हैं आप अंग कार्य जब खोलेंगे। तो अब हमने देख लिया हमारी धातु है दीर्घ रिकारांत, और उसके बाद हम लगा रहे हैं अजादि अपित प्रत्यय। ठीक है, देखिए या लिखा ना, दीर्घ रिकारांत अंग प्लस अपित साधातु प्रत्यय। अपित में अजादि और अपित हलादि अपित आएगा। तो अभी कह रहे हैं कि एक सूत्र पढ़ा आपने ये है ना, जहां रिकारांत अंग दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने चर्चा करी थी काफी बार कि
पहला सूत्र आया उदोष्ठ्य पूर्वस्य, तो उद से आपको समझना है उर आदेश होगा उद से, और क्या ओष्ठ्य पूर्वस्य। तो जब भी आपके रिकार के दीर्घ रिकार के पूर्व में ओष्ठ वर्ण होगा तो आपको क्या करना है, उर आदेश करना है, और यदि रिकार के पूर्व में ओष्ठ वर्ण नहीं होगा तो आपको क्या करना है, इर आदेश। ठीक है, समझ में आया? ठीक है महोदय। तो अब देखिए आपकी जो धातु है, क्या कहते हैं, ये धातु हमारी क्री है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, दीर्घ रिकारांत धातुओं में आपको एक मिनट, इसका निमित्त देखेंगे एक बार। निमित्त क्या है इसका बताइए। देखिए कित कित प्रत्यय परे होने पर क्या है महोदय, कित कित प्रत्यय परे होने पर। इसने कोई विशेषण लगाया क्या, नहीं लगाया इसने कोई विशेषण। ये कैसा कित कित प्रत्यय होना चाहिए, मतलब इसमें अपित प्रत्यय भी आ गए। अब अपित भी कैसा होना चाहिए, आजादी हलादी, कुछ नहीं बोला इसने। अच्छा आजादी हो चाहे हलादी हो, ये क्या कर देगा, उर आदेश कर देगा दीर्घ विकारांत को अपित प्रत्यय पर होने पर या कित कित प्रत्यय पर होने पर रिकारांत रिकार क्या कहते हैं, उर आदेश, ये आदेश और उर आदेश कर देगा। हमारी जो धातु है क्री धातु है। ठीक है महोदय, तो धातु हमारी क्या है, क्रिया धातु है हमारी। क्रिया धातु से हमने क्या लगाया, शाविकरण लगाया, बच्चा अ लगा दिया टी। अब क्रिया धातु हमारी कैसे दीर्घ रिकारांत है। अब इस दीर्घ रिकारांत धातु के बाद में हमारा अपित प्रत्यय है, हमें मतलब नहीं कैसा अपित प्रत्यय हो, बस कोई भी अपित प्रत्यय हो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस दीर्घ रिकारांत धातु के अब हम पूर्व वाले वर्ण को देखेंगे। तो पूर्व वाला वर्ण ओष्ठ वर्ण है कि नहीं है, अगर है तो उर आदेश करना है, और यदि नहीं है तो इर आदेश करना है। अब बताइए है कि नहीं है। नहीं है महोदय, नहीं है तो क्या आदेश करना होगा, इर। इसके स्थान पे री के स्थान पे। ठीक है, क्योंकि री हमारा स्थानीय था, तो री के स्थान पे हमने क्या कर, जो री था हमारा, ये देखिए री के स्थान पे हमने क्या कर दिया, हमने इर आदेश कर दिया। ठीक है, इर आदेश करने के बाद हमारा क में ई जुड़ गया और र मिलके, और रा में आ मिलके क्या बन गया हमारा, किर। ठीक है, तो किर बन गया हमारा अंग, किर अंग बन गया हमारा। देखिए हमारा किर अंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किर अंग बन गया हमारा, और प्रत्यय लगा दिया तो किरति बन गया। उसमें ग्री से गिर, और क्या हो जाएगा, गिरती। ठीक है, और यदि इसके पूर्व में ओष्ठ वर्ण होता तो क्या करते आप, ये मान लीजिए क्री की जगह प्री वर्ण होता, प्री होता तो क्या करते थे, उर, तो क्या हो जाता, पूरा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब सद धातु के लिए कुछ स्पेशल बताया था कि आपको, सद और शद धातु के लिए किसी को याद होगा, एक बहुत लंबा चौड़ा सूत्र बताया था आपको सद और शद के लिए, आप लोगों ने शायद याद भी करा होगा, ज्यादा नहीं, 2 कक्षा पूर्व की बात है ये। हाँ जी, पाघ्राध्मा स्थामना दाण दृश्यति सत्ति शत सताम पिब जिग्र धमतिष्ठमन यच्छ पश्यच्छ धौषीयसी दाहा। ठीक है, तो उसमें सद धातु आती कि नहीं आती है, सद और शद 2 धातु आई थी। ठीक है, तो 2 धातुओं के परिणाम पर क्या हो जाएगा, देखिए आप उपांग देखिए, ये देखिए यहाँ जो शप लिखा है ना, इसकी जगह श होना चाहिए। शद और सद धातु आपकी किस गण की आ रही है, किस गण की आ रही है, तुदादि गण की। ठीक है, तो तुदादि गण की दोनों धातु हैं, तो यहाँ पर शप ना होगा कि श होगा। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा, यहाँ पर श होगा। ठीक है, हो सकता है माता ने एक बार में सबको लिख दिया हो तो शब्द लिख दिया हो। नहीं, इसमें शित प्रत्यय लिखा है तो उसमें शित भी शब्द भी आएगा ना। हाँ, शित प्रत्यय बोला ना, तो शित प्रत्यय में शब्द भी आएगा, पर लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ उदाहरण में। देखिए उदाहरण में लिखा ना शद प्लस सप, तो यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर शद और सद धातु आपकी इन 11 धातुओं में पड़ी गई हैं। और फिर आपको ये भी बताया था क्या था कि इन धातु के स्थान पर क्या आदेश होता है, कब होगा शत प्रत्यय पर, तो शद धातु के स्थान पे शी आदेश होता है, सद धातु के स्थान पे सीध। ठीक है, कब, शित प्रत्यय के पर होने पर। तो इसको मान करके हमने क्या कर, देखिए हमारा क्या हुआ, यह हमारी सद धातु है, तो सद के स्थान पे सीध आदेश हो गया, और शद के स्थान पे
शी आदेश हो गया, ठीक है। और इसमें हमने फिर अविकरण लगा दिया तो सीधा और शी या बन गया। तो आपको यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है, आपको याद समझ में आ गया? याद तो समझ में तो आया, लेकिन याद नहीं है, याद नहीं रहता। हाँ याद नहीं है तो महोदय ये तो देखिए, इस चीज का तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको याद नहीं करा सकता जब तक आप खुद याद नहीं करना चाहेंगे। क्यों महोदय? इतना बड़ा याद नहीं रहता सर। हाँ नहीं, सूत्र याद मत करिए, आप वो याद कर लीजिए। हाँ जी पूछिए, क्या करें कुछ? जी महोदय, यहाँ शद धातु को आदेश ही शीय दिया गया है ना, कोई और प्रक्रिया नहीं है इसमें द को य बनाने की? नहीं, द को या ऐसा कुछ नहीं बनाया गया। शद पूरे शद के स्थान पे शीय आदेश कर दिया और इस पूरे शद के स्थान पे सीधा आदेश कर दिया है, ठीक है। हाँ आगे किसी दिन इस सूत्र के ऊपर ऐसे व्याख्या करूंगा, अभी अभी टाइम मिलेगा तो कर देंगे व्याख्या इसके ऊपर भी, ठीक है। अब धातु इश धातु, तो इश धातु के लिए आपने पढ़ा था किसी ने? इशुगमीयम छ वाला देखते याद आ गया ना, इशुगमीयम छ। तो क्या वो भी शत प्रत्यय बोलता है, क्या होता है? छ आदेश करता है। तो हमने पूर्व कक्षा में बताया था आपको कि इश किसके स्थान पे करता है? अंतिम वर्ण के स्थान पे। तो इश में जो शा है उसके स्थान पे छ आदेश हो जाएगा, ठीक है। फिर छ परे होने पर केवल ह्रस्व को क्या होता है? तुक का आगम होता है, ता आ जाएगा ई ता छ। यहां दिखाता हूं लिख के। इस धातु है हमारी, इस धातु से हमने शा विकरण लगाया, शा में बच्चा अ और प्रत्यय लगाया हमने ती, ठीक है। अब देखिए सूत्र आपने पढ़ा था, क्या था? इशुगमी यमाम छ। इस सूत्र के द्वारा इस शा के स्थान पे क्या होता है? मतलब इस धातु के अंतिम वर्ण के स्थान पे छ आदेश होता है, तो छ आदेश हो गया, ठीक है। अब देखिए छेचा सूत्र कहता है कि ह्रस्व से परे छ हो तो तुक का आगम हो, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज मैं बताता हूं कि स्थानीय जब कभी कभी आगम होता है या कुछ ऐसा नहीं होता कि जरूरी नहीं होता कि सब में स्थानीय आदेश और निमित्त ही हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इससे बाद में, इसके बाद में, तो जो इससे का प्रयोग करते हैं ना हम लोग, जैसे मतलब कि राम से, घर से, इस प्रकार पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इशुगमी यमाम छ, तो इसमें क्या कह दिया? जो छेचा सूत्र है, तो छेचा सूत्र में जो इसकी अनुवृत्ति करते हैं हम लोग कि छेचा में किसी की अनुवृत्ति आ रही है, तो फिर उसमें लिखा हरिओम हरिओम, हाँ श्रूयते वा। हाँ, तो वो कहता है कि ह्रस्व से, तो ह्रस्व के बाद में जब भी छ प्रत्यय मिलेगा, ठीक है ना, तो ह्रस्व के बाद में जब भी छ प्रत्यय, तो ह्रस्व को क्या होगा? तुक का आगम होगा, ठीक है। तो ह्रस्व को तुक का आगम होगा, तो तुक का आगम करने पर क्या बनेगा हमारा? तुक में तुक का आगम किया और तुक आगम को इत संख्या करने के बाद क्या बचा हमारा? त, ठीक है। और हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्तोहोश्चुनाश्चु, ठीक है। तो स्तोहोश्चुनाश्चु क्या कहता है कि सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग का योग होने, मतलब निमित्त, तो यदि शकार चवर्ग होगा तो शकार चवर्ग ही आदेश हो जाएगा। इसको आपको समझाया था ना अच्छे से ऊपर सबको। तो क्या होगा? ता के स्थान पे क्या हो जाएगा? आदेश अगर होगा तो चा होगा, तो क्या बन जाएगा? अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। अब आपका बन जाएगा इच्छति, ठीक है। इच्छति बन गया आपका का आगम किस सूत्र से हुआ है? छेचा। ये जो मैं दिखा देता हूँ, छेचा सूत्र है आपका। और जब आप अष्टाध्यायी क्रम में देखेंगे छेचा सूत्र को, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि किस सूत्र से क्या क्या अनुवृत्ति आई है, ठीक है। अब छेचा बोल रहा है, अब चलते हैं आगे। तो उसके बाद कौन सी धातु आ गई? इसके बाद होगी इश होगी हमारी। अब इसका त्रुट धातु आ गई। तो त्रुट धातु को आपने किसी ने पढ़ा था क्या? त्रुट धातु को में था। हाँ जी, वा भ्राश भ्लाश भ्रमुक क्रमुक लमुत त्रसी त्रुटि लशहा। तो त्रुट धातु में दो रूप बनने चाहिए, एक बनेगा आपका त्रुटति और दूसरा क्या बनेगा? त्रुट्यति,
ठीक है, क्योंकि उसमें विकल्प से शन प्रत्यय लगता है, तो शन प्रत्यय लगा तो त्रुट्यति बनेगा, और जब शा विकरण लगेगा तो क्या लगेगा, त्रुटति। ठीक है, पर लेकिन अब देखिए एक चीज बहुत सूक्ष्म सोचने वाली है कि यहाँ पर अगर हम इस रूप को देखें तो हमको कैसे पता लगे कि यहाँ पर शा विकरण लगा है कि शप विकरण लगा है, क्योंकि दोनों में इत्संज्ञानावद आ ही बसता है। तो एक छोटा सा भी सूक्ष्म तरीके से हल्का सा समझ सकते हैं कि धातु हमारी क्या थी, त्रुट थी। ठीक है, अगर इसमें हम शप विकरण लगाते तो पुगंत लघु पदस्य से त्रु को क्या हो जाता, त्रो हो जाता। ठीक है, त्रु को त्रो हो जाता, पर यहाँ पर त्रु को त्रो नहीं हुआ, त्रु का त्रु ही रहा है। इसका मतलब यहाँ पर शप विकरण नहीं लगा है, तो कौन सा विकरण लगा है, यहाँ पर शा विकरण लगा है। समझ में आपको? अगर शप विकरण लगता तो त्रोटति बन जाता, और शप विकरण नहीं लगा तो क्या बनेगा आपका, त्रुटति। ठीक है, अब धातु आई आपकी लज्ज धातु है। ठीक है, तो आपको याद होगा एक बार, आपको मैंने एक बार भ्रष्ट धातु बनाई थी ना, कौन सी भ्रष्ट बनाई थी, कौन सी एक, उसके बारे में आराम से समझाया था काफी आपको लोगों को। तो ये दोनों धातु आपको एक साथ बनानी है। ठीक है, तो इन दोनों में इत्संज्ञा अनुवाद बसता है लज्ज और मज्ज। ठीक है, तो चलते हैं। लज्ज और धातु आपकी क्या है, मज्ज। ठीक है, हमने इसके बाद में हमने लगाया शा प्रत्यय का। ठीक है, शा विकरण का। और अब इसके में देखते हैं, अब सूत्र है आपका, देखिए कि सबसे पहले सूत्र है आपका क्या, स्तोहोश्चनाश्चु। ठीक है, तो स्तोहोश्चनाश्चु क्या कहता है महोदय, किसी को पता है क्या? अभी बताया, सकार को शकार आदेश होगा। ठीक है, क्या कहता है, तालव्य शकार। मैंने आपको शायद ऊपर लिखा होगा, शायद हटा दिया। तो यही है कि फिर से मैं एक बार बता देता हूं। अभी जो स्थानीय आदेश निमित्त का चल रहा था, इसमें स्थानीय होता है हमारा सकार। ठीक है, सकार प्लस तवर्ग। ठीक है, सबको समझ में आया? किसके स्थान पे कार्य होगा, सकार और तवर्ग के स्थान पे कार्य होगा। अब निमित्त क्या होता है इसमें, शकार और चवर्ग। इसमें तालव्य शकार अथवा चवर्ग। ठीक है, और यदि तालव्य शकार और चवर्ग है तो इस सकार तवर्ग के स्थान पे भी शकार और चवर्ग हो जाएगा। ठीक है, चवर्ग हो जाएगा, और दंत सकार के स्थान पे तालव्य शकार होगा और तवर्ग के स्थान पे चवर्ग होगा जब आदेश होगा तो। ठीक है, क्रम से होगा। समझ में आया आप सभी को? हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका मनीष, स और तवर्ग दोनों होना चाहिए क्या ना? नहीं, पिछली कक्षा में या तवर्ग, पूर्व कक्षा में बताया था महोदय, कोई भी एक वर्ण हो। ठीक है, आपको कहीं पर भी आपको ये नहीं समझना, यदि इक बोलते हैं तो इक मतलब कि यू री चारों नहीं, कोई भी एक हो। ठीक है, इक में से कोई भी एक हो। मनीष जी, हाँ जी, आपने वो निमित्त और आदेश सेम रहेगा, उसको कुछ बोला था, एक बार बोलेंगे? निमित्त और आदेश, हाँ देखिए एक सूत्र और है, मतलब जैसा जो निमित्त रहेगा ना आपका इसमें, वही आदेश है, वही आदेश हो जाएगा। तो और एक सूत्र और है, एक सूत्र और है, ष्टुनाष्टु। ठीक है, जब चर्चा चल ही रही है और हमारे पास समय भी है, तो क्योंकि ये धातु तो हमारी ये थोड़ी देर में सिद्ध हो जाएंगी, सारी बस खत्म होने वाली है, तो दादीगण की धातु है। ठीक है, तो एक सूत्र है ष्टुनाष्टु, आप लोगों ने शायद अभ्यास भी करा होगा, क्योंकि पूजा जी ने उसका मतलब मैंने देखा था, पेपर में लिखा था। तो ष्टुनाष्टु सूत्र है। ठीक है, ठीक है, ष्टुनाष्टु सूत्र है। अब ये भी कहता है, इसको पहले इतना समझाता हूं कि इसका ये भी स्थानीय मांगता है आपका, केवल क्या, सकार तवर्ग। इसका भी स्थानीय क्या होता है महोदय, सकार तवर्ग। ठीक है,
पर इसका अब इसका निमित्त पर लेकिन चेंज हो जाता है। इसका निमित्त रहता है आपका तालब मूर्धन्य शकार प्लस तवर्ग, ठीक है। अब देखिए स्थानीय आपका सकारता वर्ग है, यहाँ भी सकारता वर्ग है, तो आदेश क्या होगा? तो जो आपका निमित्त होगा, जो आपका निमित्त होगा वही आपका आदेश हो जाएगा। मतलब यदि आपका शकार और चवर्ग निमित्त होगा, इनमें से शकार चवर्ग में से कोई भी वर्ण आपका निमित्त होगा, तो इन सकार तवर्ग के स्थान पर क्रम से शकार चवर्ग आदेश हो जाएगा। और यदि मूर्धन्य शकार और तवर्ग में से कोई भी निमित्त रहेगा तो इस सकार तवर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? आपका शकार टवर्ग आदेश हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? तो निमित्त कोई से भी होना चाहिए। जिस प्रकार कहते हैं, अभी उदाहरण बस को अभी एक अभी समझा दूंगा उदाहरण, और एक और ले लूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले आपका क्या है? स है, ठीक है। तो ये आपका स्थानीय है कि नहीं है? स हो गया आपका, क्या हो गया? स्थानीय, ठीक है। स आपका स्थानीय हो गया। यहाँ पर निमित्त क्या है आपका? निमित्त क्या है महोदय? चवर्ग का अक्षर है, चवर्ग का अक्षर है। तो इसका मतलब पता लग गया हमें कि हमें क्या करना है, यहाँ पर स्तोष्णाष्टु लगाना। यदि चवर्ग का होगा निमित्त तो स्तोष्णाष्टु लगाना, यदि चवर्ग निमित्त होगा तो क्या लगाना है? ष्टुनाष्टु, ठीक है। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर चवर्ग निमित्त है, तो इस सकार के स्थान पे हम क्या कर देंगे? तालव्य शकार, ठीक है। तालव्य शकार कर दिया। अब तालव्य शकार करने के बाद आपने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, यहाँ भी तालव्य शकार हो जाएगा स्तोष्णाष्टु से, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया आपको? कैसे होगा, कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर बाद में चवर्ग का योग है। चवर्ग मतलब बाद में चवर्ग निमित्त है हमारा, ठीक है। अब देखिए कि सूत्र आपने पढ़ा था झलाम झलाम जश झसी, पढ़ा था आपने? जशत्व वाला, जशत्व वाला कि झल के स्थान पे, ये तो लिखा भी है यहाँ पर, देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है कि झल के स्थान, ये यहाँ पर स्थानीय क्या है? 4 3 2 1 और ऊष्म, और निमित्त यदि 4 और 3 रहेगा तो 3 आदेश हो जाएगा, ठीक है। 3 मतलब जब अगड़दा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो शाह है, ये दोनों शाह दिख रहे हैं, ये आपका 4 3 2 1 और ऊष्म में से किस में आते हैं बताइए? ऊष्म में, ऊष्म में आते हैं। आपका झल मिल गया। समझ में आपको कैसे ढूंढते हैं? तो आपको झल मिल गया। अब हमारा निमित्त क्या है? हमारा 4 और 3 में से कौन सा निमित्त है? 4 3 2 1, इनमें इन चारों में से कौन सा निमित्त है हमारा? 3 निमित्त है। 3 निमित्त है। तो जब भी 3 निमित्त रहता है तो क्या होता है? जब 4 और 3 रहेगा निमित्त तो क्या हो जाएगा? तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। तृतीय वर्ण अर्थात जब गड द, तो शाह के स्थान पे जब जब गड द आदेश करेंगे आप, तो शाह तालव्य, अब मैंने बताया था आपको कि तालव्य स्थान के, तालव्य शकार के स्थान पे ज ब ग ड और द, ये आदेश हुए। तो इनके स्थान पे कौन बैठेगा? क्या बैठेगा? तालव्य शकार का स्थान, अब उस स्थान में लाना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बोल तो तालव्य शकार का स्थान क्या है? तालव्य शकार तालु, ठीक है। और इन सब में तालु वाला कौन है? केवल आपका ज है, ठीक है। तो केवल शाह के स्थान पे ज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? लज्जा, और मज्जा सा के स्थान पे ज हो जाएगा दोबारा, तो क्या हो जाएगा? मज्जा, ठीक है। तो मज्जा बन गया आपका, और क्या बन गया आपका? तो लज्जा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पुस्तक में भी लिख जाएगा। तो आपका लज्ज से क्या बन, ओ लज्ज था, तो लज्जा मज्जा, लज्जा और मज्जा बन गया, ठीक है। आपका समझ में आपको कैसे बन गया आपका? हरिओम, समझ में? हाँ। बस आपको 2 सूत्र याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए एक, अब जो अनुवृत्ति क्रम की बात करते हैं ना, तो देखिए एक बार स्तोष्णाष्टु और ष्टुनाष्टु के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मैंने बताया था तो स्तोह, अभी आप इसका अर्थ अपने आप निकालेंगे, ठीक है आप सभी लोग।
इसका माइक ऑफ, मंजू भाई जी आप अपना माइक ऑफ करिए। मैं कर देता हूँ। ओके ठीक है, इसमें 3 पद है, ठीक है, और मैं उनके बाद में आपको लिख भी देता हूं। चलिए यहां पर समझा, केवल इतना समझ लीजिए कि इसमें तृतीया विभक्ति है चुना में, ठीक है। चुना में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। चु में है आपकी प्रथमा और स्तोह में आपकी है षष्ठी, ठीक है, समझ में आया आपको। और तृतीया का आपको यहाँ पर अभी कितना, केवल इतना समझिए, तृतीया का अर्थ होता है योग होने पे, पर लेकिन आप केवल इतना समझिए निमित्त है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इस सूत्र की बहुत समझा जाए इस सूत्र को, ये भी सूत्र साधातु अर्धातु के योग की तरह है, आपको समझाऊं मैं तो क्यों, क्योंकि इस सूत्र को आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आप इसके अपवाद सूत्र को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो केवल आप इसलिए यहाँ पर आप इतना करिए, अगर आपको अभी समझना है तो यहाँ पर चुना में जो तृतीया लिखा है मैंने, इसकी जगह आप यहाँ पर क्या समझिए, ये मतलब चुना है, ये जो निमित्त है आप मान लीजिए, निमित्त मान लीजिए, ठीक है। अब अगला सूत्र है आपका, जस्ट इसके अगला सूत्र है, क्या है आपका? स्टुना स्टु, ठीक है। तो इसमें भी आपके तृतीया विभक्ति है और स्टु में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। तो अब बताइए कि मैंने आपको बताया था कि आप अब इनमें से किस वर्ण की अनुवृत्ति करेंगे? तो क्यों आप केवल स्तो की क्यों करी आपने? आप चुनाश्रु की भी तो कर सकते थे। तो जब मैंने आपको बताया था कि एक विभक्ति के मतलब जो विभक्ति होती है, जैसे तृतीय विभक्ति है, और जब तक अगली तृतीय विभक्ति नहीं आ जाती तब तक आप क्या करेंगे, उसकी अनुवृत्ति चल जाएगी, आप इतना मान सकते हो, ठीक है। तो स्तोह शब्द हमारे पास नहीं था, बस हमारे पास स्टुना भी था और स्टु भी था, मतलब निमित्त भी है हमारे पास और आदेश भी है, पर क्या था, स्थानीय हमारे पास नहीं था। तो हमने केवल क्या किया, स्तोह से हमने क्या कर ली, स्तोह की अनुवृत्ति कर ली। तो जब कुछ लोग करते हैं ना अर्थ, मतलब इसके अर्थ निकालते हैं, तो पता क्या कहते हैं, स्तोह स्थाने स्टु आदेशः भवति स्टुना योगे, ठीक है। तो वहां पर स्तोह से अब कोई आपसे पूछेगा कि यहाँ पर सकारता वर्ग की अनुवृत्ति कहाँ से आई, तो आपको क्या बोलना है, स्तोह स्टुनाश्चु से स्तोह की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं धातु पे। अब आ गई आपकी वृश्च, प्रच्छ, भ्रश्च और व्यच, ठीक है। तो इन धातु को देख के कुछ याद आ रहा है आपको? किसी ने धातु याद करी हो तो कुछ? गुपो धूप वर्षी ऐसा कुछ नहीं, गुपु धूप विच्छपणि पनिभ्य आया है, यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ लगेगा आपका ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति भृज्यति नाम गीतिचा, ठीक है। सूत्र आपको निकाल लेता हूं एक बार, कार्य इस सूत्र को मैंने आपको समझाया था। तो ये क्या कहता है, ग्रह ज्या व्यध वश व्यच वृश्च प्रच्छ और भ्रश्च, ठीक है। इन 8 धातुओं को क्या कर, वैसे तो 9 कहता है, पर ये जो वही धातु है ना, ये आपको बाद में समझ में आएगी कि वही धातु आई कहां से, कैसे ये धातु हो गई, ठीक है। तो इसके यहाँ पर समझाया नहीं जाता, इसलिए क्योंकि ये आदेश हो जाता है, ये वही आदेश होता है, ठीक है। तो आप ही केवल इतना समझिए, ग्रह ज्या व्यध वश व्यच वृश्च प्रच्छ भ्रश्च, इन 8 धातुओं में आपकी 4 धातु आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले क्या है, वृश्च प्रच्छ भ्रश्च और व्यच, ठीक है। देखिए आया कि नहीं आया? पहले आपकी आ गई वृश्च आ गई, प्रच्छ भी आ गई, भ्रश्च भी आ गई और व्यच भी आ गई, ठीक है। तो आप ये 4 धातु आ गई, इन 4 धातु को क्या करना है, क्या करना है, समझेगा कोई नहीं? संप्रसारण करना है, ठीक है। तो एक बार आप पहले आप देख के बताइएगा कौन कौन सी, ठीक है, मैं आपको दिखता हूँ। वृश्च प्रच्छ, ठीक है। तो आपकी आगे सबसे पहले वृश्च, फिर दूसरी आपकी आएगी प्रच्छ,
नेक्स्ट क्या है आपकी? भ्रष्ट और व्यच। भ्रष्ट और आपकी क्या है? व्यच। ठीक है, इन चार धातुओं को संप्रसारण करना है। अब मैं आपसे प्रश्न किया कि संप्रसारण क्या होता है, तो कोई बता सकता है संप्रसारण किसे कहते हैं? हाँ, के स्थान पर एक आदेश होता है। हाँ, सूत्र बोलिए। यणः संप्रसारणम्। यणः संप्रसारणम। ठीक है, तो यण के स्थान पे जब भी आप एक आदेश करेंगे तो संप्रसारण कहलाता है। तो कह रहे हैं यण, इन सब में यण क्या है, तो बताइए इन सब में यण क्या क्या है? वृश्च में यण क्या है? रुकर। वृश्च में रूनी र। ठीक है, प्रच्छ में भी रा है, भ्रष्ट में भी रा है, और व्यच में क्या है आपका? वा भी और या भी है, दोनों है ना। तो अब आपको एक बात, एक सूत्र पढ़ाया था मैंने कि इन दोनों में से आप किसको संप्रसारण करेंगे? संप्रसारण दूसरे को करेंगे, पर क्यों करेंगे? वो पहला हलंत है, दूसरा ऐसा नहीं, आज पूरे होने को ऐसा कुछ नहीं था। मैंने आपको ध्यान होगा आपको न संप्रसारण, न संप्रसारण। आप लोग लिखते नहीं है क्या? मतलब लिखा करिए कभी कभी, या फिर वीडियो देखा के लिखा कर लेकर। न संप्रसारणे संप्रसारणम। समझ आया कि संप्रसारण के बाद में रहने पर संप्रसारण नहीं होता है। तो यदि हम व्यच में व, य, अ और च, ये चार वर्ण है, तो ये बोला संप्रसारण के बाद में होने पर पूर्व वाले संप्रसारण नहीं होता है। तो देखिए वा को हम जब संप्रसारण करने चलेंगे तो सूत्र है ना संप्रसारणे संप्रसारणम। तो कह रहा है कि संप्रसारण बाद में है, यह संप्रसारण है कि नहीं है? तो संप्रसारण बाद में है तो संप्रसारण नहीं होगा। तो हमें पता लग गया कि यह बाद में संप्रसारण बैठा है, इस कारण वा को संप्रसारण नहीं होगा। फिर हम या के पास गए तो फिर हमने देखा कि या भी संप्रसारण प्राप्त होता है यहाँ पर। तो हम इसको या को संप्रसारण करने के चले, तो फिर आपने सोचा कि एक बार फिर से देखें एक बार कि न संप्रसारण संप्रसारण यहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये इसके बाद में कोई संप्रसारण है क्या, बताइए? नहीं है। तो सूत्र यदि बाद में संप्रसारण होता तो या को भी नहीं होता संप्रसारण, पर संप्रसारण बाद में कोई है नहीं, इस या को संप्रसारण हो जाएगा। ठीक है, अब इनके चारों को संप्रसारण होगा तो क्या होगा? एक मिनट रुकिएगा। मैं इन्हें आनुपूर्वी क्रम से कर रहा हूं, तो आपको भी आनुपूर्वी क्रम अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना? आप सभी को पता तो रहे कि मतलब कि हम आनुपूर्वी क्रम करना आता है कि नहीं आता है, क्योंकि व्याकरण की काफी चीजें हमारी आनुपूर्वी क्रम पर टिकी रहती है। निकुंज महोदय चले गए क्या? नहीं है सर, सामने ही। आप बोले लिखते हैं तो लिखते रहूं भी। ओके, लिखिए। हाँ, तो ये देखिए चार धातु है, हमने इनको चार धातुओं में, अब इनमें वृश्च में जब संप्रसारण होगा, ठीक है, तो किसको होगा संप्रसारण? वृश्च में र को होगा। अब र को संप्रसारण होगा तो क्या होगा? री। हाँ, वो रू भी बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो री आदेश री होगा। ठीक है, संप्रसारण क्या हो गया? री। इसमें भी रा को री हो जाएगा। अब या को संप्रसारण होगा तो क्या होगा? ई। ठीक है, अब देखिए इन सभी संप्रसारणों के बाद में आ है कि नहीं है? हाँ। अब ये आ है तो ये आ चला जाए, ऐसा कोई सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको? जी। पूर्व रूप एकादेश होता है। हाँ, क्या पूर्व रूप एकादेश होता है? क्या अगर अच सामने हो? हाँ, संप्रसारण अच्छ। जी।
ठीक है, आगे लिख दे रहा हूं मैं, संप्रसारणाच्च। ठीक है, तो संप्रसारणाच्च सूत्र के द्वारा संप्रसारण से अच परे होने पर, संप्रसारण आपका क्या है, री 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 और ई, इनसे अच परे होने पर दोनों के स्थान पे पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप मतलब संप्रसारण ही हो जाएगा दोनों के स्थान पे, तो आ हट जाएगा, नहीं हटेगा, दोनों के स्थान पे री आदेश हो गया, पूर्व रूप री हो गया, री हो गया, री हो गया। ठीक है, अब इनको अब देखिए, जब हमने इनको जोड़ा उससे पूर्व में यहां पर देखिए कि ये जो चा है, तो ये सॉरी सा है, तो ये सा है और इसके बाद में हमारा क्या है, चवर्ग का योग है, तो यहाँ पर दोबारा क्या हो जाएगा, तालव्य शकार हो जाएगा, और फिर बाद में ज है हमारा तृतीय वर्ण है, तो झलाम झसी से क्या हो जाएगा, ज आदेश हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, वारी और शाचा मिलके क्या बनता है आपका, वृश्च। क्या बनता है आपका, वृश्च। ठीक है, और ये मिलके क्या बनेगा आपका, ठीक है, और उसके और ये क्या बनेगा आपका, वृज्ज। कैसे बना आपको पता लग गया ना आपको जी। वृज्ज, और ये क्या बना आपका, विच। ठीक है, अब देखिए आपका, अब इनमें इन चारों में अब हम जब शाविकरण जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इनमें आ जाएगा। ठीक है, शाविकरण का आ जाएगा, तो वृश्च, वृच्छ, वृज्ज और क्या हो जाएगा, विच। अब देखिए यही बना है कि नहीं बना है, वृश्च, पृच्छ, भृज्ज और विच बना है कि नहीं बनाया आपका, अब बनाना आ गया आपको कि सूत्र कैसे लगा, सूत्र दे दिया आपको और कार्य बता दिया कैसे करना है, अब आपको करना है, अभ्यास करना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट ही होना चाहिए, हाँ एक मिनट, ये आपको पढ़ाया था ना शेमुचादी नाम, नहीं पढ़ाया था आप सभी को, हाँ कहाँ पढ़ाया था बताइए, एक बार देखें, धातु बीच में छूट गया, बीच नुमागम का है। कौन सी धातु छूट गई महोदय, इसके ग्रहिज्या के पहले विच्छ धातु, बिल्कुल सही, वाला, ये वाली विच्छ धातु। तो इसमें तो आपको याद होगा, अच्छा इसी में इसके लिए कह रहे थे आप लोग, गुपु धूप विच्छ पणिपनिभ्य आया, मेरे को लगा इसमें वृश्च में कह रहे हैं, मैं उसको छोड़ दिया गलती से। तो क्या हो जाएगा, गुपु धूप विच्छ पणिपनिभ्य आया, तो गुपु धूप ये एक सूत्र कहता है आपका, एक मिनट दिखाता हूँ, गुपु धूप विच्छ पण और पन, ये 5 धातु लेता है। कितनी धातु लेता है आपकी, 5। ठीक है, तो 5 धातुओं में, ठीक है, ये रहा देखिए, लिखा है ना, क्या कह रहा है, गुपु धूप विच्छ पण और पन, 4 धातु को तो हमने बना दिया था, गुपु गोपायति, धूप से धूपायति, पण से पणायते और पणाय, ठीक है, और पन से भी बना लेते हमने, विच्छ बच गया था हमारा। तो विच्छ किस गण की थी, जुदादी गण की, अब वो आ गई। तो इससे भी हम जब आय करेंगे, विच्छ धातु से हमने, विच्छ धातु है, इससे हमने क्या करा, आय प्रत्यय के लिए करने के लिए कहा, किस अर्थ में होगा, स्वार्थ में। स्वार्थ में मतलब इस प्रत्यय के लग जुड़ने के बाद में धातु में कोई भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, तो आय प्रत्यय जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो विच्छ आय जुड़ के क्या बन गया आपका, विच्छाय, विच्छाय बन गया। अब प्रत्यय जुड़ा है, अब प्रत्यय जुड़ने के बाद तो ये धातु बना, धातु रहा नहीं, धातु रहा के प्रत्यय जुड़ने के बाद नहीं रहा धातु, तो अब इसको दोबारा धातु, अब इसके अगर ये धातु नहीं रही तो इससे क्या कहते हैं, फिर आप विकरण कैसे लगाओगे, प्रत्यय कैसे लगाओगे, तो हमने क्या कर दिया, आय प्रत्यय हमारा सनादि गण में आता है, मतलब कि 12 धातु जो है
12 प्रत्यय जो है उसमें आता है। तो सनाद्यंता धातवा सूत्र के द्वारा हमने इसकी धातु संज्ञा करी। अब ये धातु बन गया, ठीक है। अब ये धातु बन गया सनाद्यंता धातवा सूत्र के द्वारा। धातु बनने के बाद में अब इससे क्या होगा, दोबारा से तुदादिगण का होने के कारण शाविकरण आया, शाविकरण का आ आया और ती प्रत्यय आया। तो क्या बन गया आपका विच्छायति बन गया आपका। विच्छायति कैसे बना, आपको कुछ नहीं करना, बस आय प्रत्यय जोड़ देना है। अब आपका है मुचादिगण। अब मुचादिगण देखिए, मुचादिगण में आपको पढ़ाया गया था कि शे मुचादी नाम पढ़ाया था आपको, आप सभी को पढ़ाया था हरिओम कि मुचादी धातु, जो मुचादी 8 धातु होती हैं, ये 8 धातु है आपकी, इन 8 धातुओं को नुम का आगम होता है, ठीक है। शाह परे होने पर, क्या परे होने पर, शाह परे होने पर, इसलिए उसमें तो हाँ शे लिखा है ना, शे। तो शे मतलब देखिए कि शे में सप्तमी विभक्ति मतलब शाह के परे होने पर, ठीक है। मुचादी नाम इसमें मतलब, अच्छा एक बात बताइए महोदय कि कोई ऐसा है कि ऑनलाइन वो मिले संस्कृत क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी.com, अष्टाध्यायी.com, अष्टाध्यायी कोई वो आ गया, देखिए आ गया पहले आपका। नहीं ये तो बुक है, नहीं वो तो वेबसाइट से है ना। अष्टाध्यायी.com लिखिए आप, सूत्राणी अभी आ गया, आप पहले वाला अष्टाध्यायी.com। हाँ बस यही सूत्र पाठ है, ठीक है महोदय। अब एक बार ये देख के बताते हैं शे मुचादी नाम किस कहाँ का सूत्र है, ठीक है। तो शे मुचादी नाम आपका सूत्र है आपका 7.1.59 7.159 का, ठीक है। 59 तो 7.159 का सूत्र है धात्वादेश में बताया था। तो मैं सर्च में दबा दीजिए ना, हो जाएगा लिख करके उसमें। इसमें वो सीधा लग रही हो सूत्र का नाम क्या था, 7159 7149। ठीक है। तो शे 59 तो ये तो इसमें आ गया जाता है एक्स्ट्रा के अंदर। तो एक बार इससे चलते हैं क्रम से, क्योंकि इसमें फिर वो छूट जाएगा महोदय। क्या करना चाहते हैं मनीष जी? महोदय मैं उसमें अनुवृत्ति दिखाना चाहता हूँ। हाँ तो आप उसको बैक जाइएगा तो, हाँ बैक जाइएगा तो उसमें आ जाएगा। आप इसमें ही जाइए वापस से, 7.159 में जाइए, ऊपर अनुवृत्ति है। अच्छा उसमें दिखाएगा, उसमें हाँ दिखाएगा। आप वहाँ पे टाइप करें 7159 और थोड़ा धीरे से ऊपर से नीचे आइए, दूसरा या तीसरा देखिए ऊपर में तो आगे नुम की, हाँ देखिए ये लिखा है अनुवृत्ति आ रही है, नुम की आ रही है, ठीक है। और किस सूत्र से आ रही है नुम की अनुवृत्ति, तो नाम आपका है इतितो नुम धातु। आपने पढ़ा था सभी ने, इतितो नुम धातु का अगला ही सूत्र है आपका क्या है, शे मुचादी नाम। तो उसमें देखिए, अब देखते हैं, अब देखिए कहाँ गए, तो इतितो नुम धातु आपका यदि तो नुम धातु, ठीक है। तो इसमें ये इदित, यही आपका क्या है, निमित्त है। इदित मतलब इसे पंचमी विभक्ति है, तो क्या है, इदित धातुओं से, ठीक है, नुम का आगम होता है। अब क्या बोला, धातु हो। अब फिर अगला आया सूत्र आपका क्या आया, शे मुचादी नाम। अब उसने बोलते शे बोल दिया, मतलब कि शाह पर होने पर क्या होता है, नुम का आगम होता है। अब किसको होगा, तो मुचादी नाम, ठीक है। तो केवल स्पेस, अब आपको तीनों मिल गया, आपको स्थानीय भी मिल गया, आदेश भी मिल गया और निमित्त भी मिल गया आपको, ठीक है। तो इन सारी धातुओं को नुम का आगम करेंगे। नुम का आगम करने पे क्या होता है, आपको मैं बता देता हूँ, आप सभी लोग समझ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, नुम का आगम करना है। और नुम के आगम करने के बाद में नुम कहाँ बैठेगा महोदय, मित आगमन है, तो मिच्छेद्योत्तर पर, अंतिम के बाद बैठेगा, ठीक है। अंतिम से पूर्व, ठीक है, अंतिम से पूर्व बैठा
तो अंतिम अच जो भी होगा उसके बाद में बिठा दें, और उसके बाद में जो भी वर्ण होगा उसका पंचम अक्षर बना देना है। ठीक है, अगर वर्ग में तो वर्ग में है, और यदि वर्ग में नहीं है तो उसको क्या करना है, उसको उसके वर्ग के अलावा कोई वर्ण है तो उसको अनुस्वार बना दीजिएगा। ठीक है, तो मुंच में क्या है, मुच में ना आ गया, मुंह ना और च, तो बाद में चवर गए, तो चवर का पंचम अक्षर क्या हो गया, या, तो मुंच बन गया आपका। सिंच में भी सिंच, द आया, तवर्ग आ गया, तो तवर्ग का पंचम अक्षर क्या है, न। बिंद खिंद, पिंच क्या है आपका, वर्गों में नहीं आता है, इसलिए इसको अनुस्वार का अनुस्वार ही रह गया। ठीक है, अब आया कृत, कृत में आपको क्या, तवर्ग बाद में है तो कृंत हो गया। लिंप में पवर्ग बाद में, इस पवर का पंचम अक्षर मा हो गया। लुम्प में भी पंचम अक्षर हो गया मा। ठीक है, शा विकरण जोड़ दिया, इसलिए इन सबके अंतिम में आ गया है। ठीक है, और जोड़ देंगे तो मुंचती, सिंचती, विंदती, खिंदती, इन सबके रूप चलने लगेंगे। ठीक है, अब ये शेमुचादी नाम सूत्र को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, इसलिए पड़ी कि यहाँ पर इदितो नुम धातु सूत्र के द्वारा नुम आगम प्राप्त नहीं था, क्योंकि वो इदित धातु को बोलता, और ये सारी धातु इदित तो है नहीं हमारी, तो इसमें इदित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हो सके इसलिए इन्होंने पढ़ाया। अब एक लास्ट है आपका, इसको समझना है बस हमें, उसके बाद तो जितनी भी धातु है ना आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, अब ये आता है आपका, सबसे पहले आपको ये क्षेत्र नाम नुम वाच्य एक वार्तिक है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, कुछ बता सकते हैं क्या? निमित्त आपको मैं बस बताऊंगा कौन कौन सी विभक्ति, आपको भी समझ में आ रहा होगा। शे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी तुम्फादिनाम में षष्ठी है, षष्ठी का बहुवचन है। हाँ, और नुम वाच्य प्रथम है, नुम में प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, और वाच्य एक सामान्य वाक्य मतलब प्रथमा है उसमें। ठीक है, तो क्या क्या अर्थ बनता है महोदय इसका? शे परे होने पर तुम्फ आदि जो शे परे होने पर नहीं होते महोदय, शे बोलेंगे क्या, शा परे होने पर, शा परे होने पर तुम्फादिनाम धातु के नुम वाच्य होगा, उनको नुम वाच्य मतलब कि उनको नुम का आगम होगा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले, इस सूत्र को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं अनिदिताम हल उपधायाः किंगिति। ठीक है, तो ये सूत्र कहता है, आपको किसी को याद है ये सूत्र क्या कहता है? मैंने धातु नहीं है उसका में जो हल है उसको किंचित सूत्र से ना लोप वाला है ना ये, हाँ, ना का लोप करता है, किसका करता है? अनिदित हलंत धातु का। पूर्व कक्षा में मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को अच्छे से ये सूत्र, तो आप लोगों को बस इतना बताता हूँ कि कुछ धातु होती हैं, 45 धातु, 45 से 42 जितनी भी धातु होंगी, वो आपके अनिदित होती हैं। ठीक है, उसमें नकार, उन धातुओं में पाणिनि जी ने उपधा में नकार को पढ़ा था, वो पहले से ही पढ़ा था, पाणिनि जी ने ही पढ़ा था, हमने उसमें नकार को इदित होने के कारण या फिर क्षेत्र शेमुचादी नाम किसी के कारण हमने उसमें नुमागम नहीं किया। समझ में आया आपको? उसमें पहले से ही नुमागम था। ठीक है महोदय, हरिओम। अब क्या हुआ कि सूत्र आया, उस नकार का लोप हो जाएगा, किससे होगा? किंगिति सूत्र, अनिदिताम हल उपधाया किंगिति सूत्र से। फिर ये कहता है कि ये उन धातुओं को दोबारा से नुम का आगम कर देता है। तो पहले एक बार समझते हैं, त्रिम्फ धातु ले लेते हैं पहले। ठीक है, त्रिम्फ में समझते हैं, उसके बाद ही त्रिम्फ को जैसे समझेंगे वैसे ही वो है। तो पाणिनि जी ने सबसे पहले पढ़ी त्रिम्फ धातु आपकी। ठीक है, उसके बाद में श विकरण आया, उसके बाद आया ती प्रत्यय। त्रिम्फ देखिए, अब ये धातु आपकी अनिदित धातु है कि नहीं है? बताइए कोई। हरिओम। अनिदित है सर। क्यों अनिदित? क्योंकि इसमें इदित होने के कारण नुमागम नहीं हुआ है, इसमें इदित होने के कारण नुमागम नहीं हुआ है, अर्थात पाणिनि जी ने इसको पहले से ही पढ़ा था। ठीक है, पाणिनि जी इसको पूर्व से ही, इसमें उपधा में ये माँ है, इसको पढ़ा था, तो ये माँ पहले ये क्या था, ना था। ठीक है, बाद में इसलिए पवर हो, पवर का पंचम अक्षर माँ हो गया। ठीक है, तो इसका लोप हो जाता है, किससे होता है कि अनिदित और हलंत धातु होगी, उसके बाद में यदि किदगित प्रत्यय होगा तो लोप होता है। तो ये शाप का किदगित के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? जी, गित के अंतर्गत आता है। अपित प्रत्यय तो गितवत हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसका माँ का हमने लोप कर दिया, तो बचा आपका त्रिफ। ठीक है, त्रिफ शा में इत, शा में अ और ती, इस प्रकार बचा आपका। फिर वार्तिक काल कात्यायन जी ने बनाई, एक वार्तिक बना दी, क्षेत्रिम्फादी नाम नुम वाच्य।
वो कहता है कि नुम का आगम इन धातुओं को, जो त्रिपादी धातु है, इनको नुम का आगम होता है। ठीक है, तो नुम का आगम हो जाएगा दोबारा से। जब नुम का आगम हो जाएगा तो क्या होगा, दोबारा से नुम आगम हुआ, नुम हो गया, फिर उसमें मतलब इत संज्ञा बचा न बचा, फिर उसको फिर अनुस्वार हो गया, फिर उसका पंचम वर्ण क्या है हमारा, पवर्ग है, तो पवर्ग का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा हमारा, म हो गया। तो दोबारा क्या हो गया, त्रिम्फ हो गया आपका। ठीक है, तो बात में क्या बन गया, क्या त्रिम्पति आपका बन गया। अब देखिए यहाँ पर त्रिम्फ पड़ा था, त्रिम्पति बन गया। ठीक है, पर बना तो उनको वही, बना तो महोदय उनको वही बन गया ना दोबारा, पर लेकिन किस कारण से बना, कि ये बना क्षेत्र नाम नुम वाच्य से दोबारा नुमागम हुआ। पर ये अनिदिताम हलोपधाया किंचिति सूत्र, इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी अनिदित धातु होंगी उनको पहले नुमागम का लोप, नकार का लोप करना है, फिर उनको दोबारा से नुमागम करना है, ऐसा नहीं है। कि जो निमित्त होंगी शा प्रत्यय के पर जितनी भी त्रिपादी धातु उनको ही केवल ये नुमागम दोबारा से होगा। तो माता जी ने क्या लिखा है, तो दादीगण में ये जो त्रिपादी धातु हैं इनसे अपित अर्थात नित साधक प्रत्यय, हरिओम, हाँ आ रही। तो आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अपित अर्थात नित साधक प्रत्यय शा पर होने पर इन धातुओं को पहले नकार का लोप करना है, फिर लोप होने के बाद क्षेत्र त्रिपादी नाम नुम वाच्य से इन्हें पुनः नुम का आगम हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? तो ये आपके बन जाएंगी। इसके बाद जितनी भी धातुएं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल उनको जोड़ते चलना है। त्वच त्वचति, लज लजते, ठीक है, कुछ कुचति। इसमें उपधा में, इसमें पुगंत लघु उपदेश इत्यादि कोई सूत्र नहीं लगेगा, ना तो पुगंत लघु उपदेश लगेगा, नहीं आपको क्या लगेगा, साधातु कार्धातु। क्यों? क्योंकि बाद में आपका अपित प्रत्यय बैठा है। ठीक है, समझ में आया? और इससे आपका क्या हो गया, तुदादिगण आपका कंप्लीट हो गया। जब आप देखेंगे ना, कोई सी धातु लेंगे, कोई सी भी ले लीजिए, स्फुर धातु है आपकी, और क्या हुआ, बस आ जोड़ना है आपको, स्फुरति बन जाएगा आपका। ठीक है, अब किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मनीष महोदय जी बोलिए महोदय। ये दो जो मुचादी है, तुम्फादी है, अंतर्गण का मीनिंग क्या होता है? अंतर्गण लिखा तो गण के अंदर पड़ा जाए, एक गण होता है, उस गण के अंदर जो अंदर समझते हैं ना, अंदर, हाँ, तो गण के अंदर जो गण पड़ा जाए उसको कहते हैं अंतर्गण। जिस प्रकार हमने कहा कि एक बच्चा, हमने 5 ग्रुप बनाए, 5 गण बनाए, 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर मतलब 11 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 21 से लेकर 30 तक, 30 31 से लेकर 40 तक, ऐसे बनाए। उसके बाद हमने कहा कि ये आप लोगों के 5 गण हैं। फिर हमने कहा कि आप में से 2 से लेकर 5 तक का एक अंतर्गण है, तो उस गण के अंदर भी एक गण हो, उसको कहते हैं अंतर्गण। ठीक है, मतलब उसकी समान प्रक्रिया वाले को एक साथ करके उसको अंतर्गण बनाया ना? हाँ, उसको गण को अंतर्गण कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और ये जो अभी आपने अनिदिता हल उपदा किंति च, उसमें अगर श है तो ही उपदा का नका लोप होके वापस उसको आ जाएगा। मतलब कि क्या इससे क्या सिद्ध होता है कि यदि आपने इन त्रिपादी धातुओं से के अलावा अन्य कोई विप्रकरण लगाया, ठीक है, तो इन त्रिपादी धातुओं के नकार का लोप तो हो जाएगा, पर लेकिन दोबारा से नकार आएगा नहीं इनमें। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है जी महोदय। ये मस्ज और लस्ज धातु थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा सा एक बार। मस्ज और लस्ज, जिनको प्रश्न पूछना है रेज हैंड करिए, जिसको प्रश्न पूछना है तो एक बार एक के बाद एक लेंगे तो डिस्टरबेंस कम होगा। हाँ, तो एक बार पहले सबका सुन लेते हैं। एक बार मैं मस्ज और लस्ज को समझाता हूँ, उससे पहले किसी और का प्रश्न पूछ रहे थे कोई? पवन कुमार जी ना, उसमें मस्जा में जो टू है वो किस सूत्र से गया है? टू मस्जा में टू कहाँ से आ गया? टू मस्जो शुद्ध उसमें जो धातु में है 1155। 1155, अच्छा वो टू, एक मिनट कृपया जिनको प्रश्न करना है हाथ ऊपर करिए, तो एक बार तो 1155 वो आदि नहीं टूट, वहां से तो निकल जाएगा ना वो तो। हाँ, वो टू मस्जा है ना, जो टू मस्जा, हाँ टू मस्जा, तो आदि टूट वहा सूत्र के द्वारा ही टू की संज्ञा हो जाएगी, पूरे टू की। ठीक है,
आप मस्ज टू कह रही थी ना, तो मेरे को मस्ज और टू अलग से लगा पहले। पर यदि टू आदि में है तो बताया था ना, आदि टू, आदि में यदि ये टू डू और मिलेगा तो उनकी संज्ञा कर देगा, ठीक है। और हाँ पवन कुमार जी, हरिओम। आपका प्रश्न। जी, ये त्रिम्फादी गण के विषय में जो आपने बताया है, उसमें जो 2 सूत्र लगे हैं, उसमें ये बता दीजिए कि स्थानीय आदेश और निमित्त कौन कौन से होंगे उन दोनों सूत्रों में। स्थानीय आदेश निमित्त आपको एक बार बताता हूँ मैं आपको दोबारा। त्रिम्फादी गण में जो जैसे देखिए त्रिम्फादी गण में आपका त्रिम्फादी आपका हो गया, त्रिम्फादी धातु होगी आपकी स्थानीय, ठीक है जी। और इनको नुम आगम हो गया, ये आ गया आपका आदेश, जी जी, ठीक है। और उसके बाद में लिखा है क्या कि शा परे होने पर, शे कि शा परे होने पर ही हो तो निमित्त हो गया आपका शा, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया। और नहीं, दो सूत्र लगे ना उसमें। हाँ, तो अनिदिताम हल उपधाया किंगिति, ठीक है। तो हाँ। इसका अनिदिताम हल हो गया आपका, क्या हो गया, स्थानीय जी। और अनिदिताम हल उपधाया किंगिति, उपधा में जो नकार है वो हो गया आपका, उसके नकार का लोप हो गया आपका आदेश, ठीक है जी। नकार और का निमित्त क्या है? और निमित्त है आपका, लिखा है ना हल प्रत्यय परे होने पर, नहीं शा प्रत्यय ने किंगिति बोला है ना, किंगिति अनिदिताम हल उपधाया किंगिति, कित प्रत्यय, कित प्रत्यय बोला है ना महोदय। ठीक ठीक ठीक, तो वहां देखिए, ठीक ठीक, धन्यवाद। दिख रहा होगा आपको, दिख भी रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना अनिदिताम हल उपधाया, ये अनिदिताम और हल आपका हो गया स्थानीय, उपधाया और नकार के लोप की निवृत्ति आती है, तो वो हो गई आपका, क्या हो गया आपका ये आदेश हो गया, और किंगिति आपका हो गया निमित्त, ठीक है। अब इसको इसी सूत्र को एक बार हम वैसे देखेंगे, अगर अनि, तो ये देखिए यहाँ पर सूत्र है और ये क्या कह रहे हैं, संपूर्ण सूत्र अनिदिताम हल उपधाया किंगिति नलोपः, नलोप की अनुवृत्ति किससे आ रही है, तो सूत्र है आपका क्या है, स्नात, ठीक है। ये इसका अधिकार चले आ रहा है, स्नात सूत्र के द्वारा आपकी स्नान नलोपः, ठीक है ठीक है, स्नान नलोपः सूत्र द्वारा नलोप की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है, समझ में आया आपको? जी जी, ठीक है। और जो आपका एक बार प्रश्न था, और किसी को प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर करिएगा, रेज हैंड ऑप्शन यूज करिए। तो देखिए पहली संधि क्या लिखा है आपका कि श्चुत्व संधि, ठीक है। आप जो श्चु आपका क्या है, आदेश है, ठीक है। तो यण हम आदेश करते हैं तो यण संधि कहते हैं, और यहाँ पर हम श्चु आदेश करेंगे तो यहाँ पर हम कहा श्चु संधि भी कह सकते हैं या फिर श्चुत्व संधि भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि स्तोह सूत्र है हमारा, स्तोह श्चुनाश्चु, ठीक है। ये कहता है कि सकारस्य शकार चवर्गाभ्याम योगे योगे सति सकारस्य शकारः, कह रहा है कि सकारस्य का मतलब क्या है, सकार के स्थान पर, ठीक है। क्या कह रहा है महोदय, सकार के स्थान पर तालव्य शकार अथवा चवर का योग होने पर तालव्य सकार, दंत सकार के स्थान पर तालव्य शकार होता है, ठीक है। इन्होंने 2 प्रकार से बताया है, जिस प्रकार हमने क्रम से बता दिया था ना, उसी प्रकार इन्होंने थोड़ा अलग करके बताया है। कैसे बताया इन्होंने, अब कह रहे हैं कि तवर्गस्य शकार चवर्गाभ्याम योगे सति तवर्गस्य स्थानीय तवर्ग आदेशो, यहाँ तवर्ग की जगह तवर होगा, ठीक है, यहाँ तवर की जगह तवर्ग होगा। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए पहले। तो ये धात्वादेश सह का जैसा ही हो गया क्या? ये धात्वादेश कह सकते हैं, पर लेकिन वो भी क्या कहते हैं, मूर्धन्य शकार को दंत सकार बनाता है, पर ये दंत सकार को तालव्य शकार बनाता है, यदि तालव्य शकार और चवर का योग होगा बाद में तो, ठीक है। जैसे देखिए
शेते और रामष्टिकते। ठीक है, ये इससे बढ़िया तो मैं आपको इसमें समझाता हूँ। देखिए रामस शब्द है आपका, ठीक है, रामस शब्द है और रामस के बाद में मैं ले लिया आपका रामस शेते, ठीक है, और फिर दोबारा लेता हूं रामस षष्ठ, ठीक है, ठीक है। फिर ले लेते हैं आगे रामस छात्र, ठीक है, और एक और ले लें टवर्क का कुछ, तो टवर्क का ले लेते हैं कुछ, उद प्लस डी ना ले लेते हैं, उद टीका ले लीजिए, है रामस टीका ले लीजिए, रामस टीका, ठीक है, तो रामस टीका। अब यहां देखिए कि शब्द है रामस, ठीक है, रामस ही है, पर उसके निमित्त के कारण उसको में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो अब आपको एक बार ये चीज बता देता हूं मैं कि सबसे पहले आपको सूत्र को कि आपको हमेशा सकार के स्थान पर, जब भी आप इस सूत्र के द्वारा, ये क्या कह रहा है कि सकार के स्थान पर क्या होगा, तालव्य शकार होगा, ठीक है। सकार के स्थान पर क्या होगा महोदय, तालव्य। ऊपर मैंने जैसे लिखा है दिखाया आपको, ठीक है, क्या दिखाया, ये रहा कि जब भी सकार स्थानीय, सकार के स्थान पे आदेश, यदि शकार चवर्ग का निमित्त होगा, यदि शकार चवर्ग का निमित्त होगा, सकार के स्थान पे क्या होगा, तालव्य शकार होगा, और तवर के स्थान पे चवर होगा। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि सकार के स्थान पे यदि आदेश होगा श च के योग में तो तालव्य शकार होगा, तवर के स्थान पे होगा तो चवर होगा, ठीक है। और इससे अब आगे देखिए, और यदि मूर्धन्य शकार और टवर का योग होगा तो आदेश क्या होगा, मूर्धन्य शकार टवर, सा के स्थान पे मूर्धन्य शकार और ट के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, क्या ट के स्थान मतलब तवर के स्थान पे टवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर रामस में सा है, ठीक है, तो हमें यह पता लग गया कि यदि बाद में तालव्य शकार अर्थात अथवा चवर्ग बाद में होगा तो दंत सकार के स्थान पे क्या होगा, तालव्य शकार होगा। तो अब ये देखिए बाद में कौन सा सकार है, तालव्य शकार। आप दो ग्रुप बनाइएगा, एक ग्रुप बनाइए तालव्य शकार, ठीक है, प्लस चवर्ग का, ठीक है, चवर्ग, और दूसरा ग्रुप बनाइएगा आप कि मूर्धन्य शकार प्लस टवर्ग, ठीक है। तो आपको यदि शकार चवर्ग का ग्रुप होगा तो दंत सकार के स्थान पे तालव्य शकार होगा, यदि मूर्धन्य शकार और टवर्ग का होगा तो दंत सकार के स्थान पे क्या होगा, मूर्धन्य शकार होगा। तो अब देखिए यहां पर किसका योग है, तालव्य शकार और चवर्ग का योग है या फिर मूर्धन्य शकार टवर्ग का योग है, बताइए। तालव्य शकार का योग है, तो इस दंत सकार के स्थान पे क्या होगा, आदेश होगा तो तालव्य शकार, ठीक है। तो आपका क्या होंगे, रामस शेते। अब आगे चलते हैं, रामस षष्ठा, यहाँ पर क्या हो गया, मूर्धन्य शकार का योग है, ठीक है। दंत सकार के स्थान पर जब भी अब आदेश होगा तो क्या होगा, ष्टु सूत्र के द्वारा मूर्धन्य शकार होगा। तो रामस षष्ठा। अब रामस छात्र में देखिए, रामस छात्र में किसका योग है महोदय, तालव्य शकार चवर्ग का है या मूर्धन्य शकार टवर्ग का है, चवर्ग का है। तो जब सा के स्थान पे क्या होगा, तालव्य शकार होगा, ठीक है। तो रामस छात्र। रामस टीका में देखिए, रामस टीका में सा है, सा के बाद में आपका क्या है, टवर्ग है आपका, ठीक है।
तो दंत सकार के स्थान पे क्या होगा, मूर्धन्य शकार होगा। अब हमने एक चीज नोटिस करी हमने कि सबसे पहली चीज क्या, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि बाद में तालव्य शकार है इसलिए हमने तालव्य शकार करा। नहीं, ऐसा नहीं है कि चाहे बाद में तालव्य शकार हो चाहे बाद में चवर्ग हो, इनमें कितने वर्ण होते हैं, 6 वर्ण होते हैं ना मोदे। तालव्य शकार 1 और चवर्ग के अंदर 5, तो 6 के बाद में इन 6 में से कोई सा भी हो, बाद में इन 6 में से बाद में कोई सा भी हो तो दंत सकार के स्थान पे तालव्य शकार ही होगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण हमें कहाँ मिला अच्छे से, रामस छात्र में। तो अगर आप ये सोचेंगे बाद में तालव्य शकार है तो यहाँ पर तालव्य शकार हुआ, तो यहाँ पर तो छा है तो यहाँ पर भी तो छा होना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है, बाद में तालव्य शकार अथवा च छ ज या इनमें से कोई सा भी हो तो यदि चेंजेस होगा तो किसके स्थान पे होगा, दंत सकार अथवा तवर्ग के स्थान पे, और होगा तो क्या होगा, क्रम से होगा। क्या होगा महोदय, क्रम से। अब देखिए रामष्ठा में भी यही हुआ, पहले मूर्धन्य शकार का उदाहरण दिखाया तो मूर्धन्य शकार यहाँ पर हो गया। मूर्धन्य शकार से मतलब नहीं है, मतलब किससे में, मूर्धन्य शकार और टवर्ग से मतलब है हमें। इन 6 में से कोई सा भी बाद में मिलेगा तो उसके स्थान पे मूर्धन्य शकार टवर्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ट बाद में था तो दंत सकार के स्थान पे क्या हो गया, मूर्धन्य शकार हो गया। ठीक है, तो समझ आया आपको, समझ में आएगा आपको सबको? महोदय एक मिनट महोदय, अब इन माता जी का जो प्रश्न था कि मस्ज और लस्ज, मस्ज और लस्ज, अब ये बताइए माता जी कि इसमें आपका इसमें कौन सा सूत्र लगना चाहिए, किसका योग है, शकार चवर्ग का योग है या शकार टवर्ग का योग है? जिन्होंने प्रश्न पूछा था वो बताएंगे। श्यामला जी वदतु। हाँ, तो ये शवर्ग तालव्य शकार और चवर्ग का योग है, तो है कि नहीं है? हाँ है। हाँ, तो आपको क्या हो गया, मस्ज में जो सा है इसके स्थान पे कौन सा सकार आदेश होगा? तो दंतव्य शकार, तालव्य शकार होगा। तालव्य शकार हो गया। ठीक है, और लज्ज में भी तालव्य शकार हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद में आपने सूत्र पढ़ाया था झलाम जश झसी, तो कहता है कि झलों के स्थान पर जश होता है झश पर होने पर, तो बाद में झश मतलब चतुर्थ और तृतीय वर्ण पर में है ज, तो क्या होता है तालव्य शकार के स्थान पे तृतीय वर्ण आदेश होगा। तृतीय वर्ण मतलब क्या होगा, ज ब जब गढ़ द। ठीक है, जब गढ़ दश, तो जब गढ़ द में से क्या होगा, तालव्य शकार का स्थान तालु है तो तालव्य उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, जब गढ़ द में से जा हो जाएगा। तो मज्ज और लज्ज में क्या हो जाएगा, लज्ज। ठीक है, समझ में आया को? किसी और को कोई प्रश्न? धन्यवाद। पूजा जी वदतु। महोदय बस एक शंका है कि ये जो यहाँ पे रामस और टीका या रामस छात्र जो भी लिया गया है, तो यहाँ पे ये रामस जो है ये पद है या प्रातिपदिक है? ये पद है। अगर फिर पद होता तो फिर ससजुसो रू से वहां पे वो रू आदेश हो जाता। ससजुसो एक सूत्र बताऊं मैं जी, आपको प्रक्रिया बताता हूँ। ससजुसो रू से रू होता है। ठीक है, एक कहते हैं, आप जो कह रही हैं इसकी प्रक्रिया जो है ना वो लंबी है। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आपका प्रश्न है तो ससजुसो रू से रू होता है। ठीक है, रू कर दिया हमने, रू हो गया। रू में ऊ की संज्ञा हो गई, रा बच्चा। ठीक है, बाद में खर प्रत्याहार है कि नहीं है, ये बताइए पहले मुझे। जी, खर प्रत्याहार है तो खर प्रत्याहार में आता है। खर प्रत्याहार में द्वितीय और प्रथम वर्ण आते हैं, तो विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग को रहो। फिर सूत्र आता है आपका विसर्जनीय से सह। ठीक है, वो कहता है कि विसर्ग को खर पर होने पर सा होता है, तो दोबारा इसको क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा दोबारा इसको। ठीक है, समझ में आया आपको? जी आ गया। हाँ, दरअसल क्या होता है ना कि कुछ चीजें होती हैं कि जब आपको ये विशेषकर ये जो विसर्जनीय से सह सूत्र पढ़ाऊंगा, ये सब चीजें पढ़ाऊंगा ना, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये। और पर आप अभी केवल इतना मानिए कि ये आपका पद ही है। ठीक है ना, ये आपका प्रातिपदिक नहीं है। प्रातिपदिक क्या है, केवल राम। प्रातिपदिक क्या था, राम था। रामस में कौन सी, ये रामस है, ये कौन सी व्यक्ति का है? इसमें आपने सुओजस प्रत्याहार किए थे? नहीं, प्रथमा विभक्ति का है।
सु प्रत्यय याद किया था आपने, राम प्लस सु, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सु बहुवचन, प्रथमा का एक वचन, बहुवचन नहीं एक वचन, तो सु आता है, सु में इत संज्ञा क्या बचता है स, और जब जोड़ देते तो क्या बन जाता है रामस बन जाता है आपका। ठीक है, आप कोई भी लोग, आप में से कोई से, आप कोई सा भी नाम ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति का नाम लीजिए, पर उस व्यक्ति के नाम के अंतिम में आ आना चाहिए। क्या आना चाहिए महोदय? अ। ठीक है, और उसके नाम में, उसमें क्या करना है आपको, प्रथमा विभक्ति का सु लगा देना है। जैसे लेते हैं हम निकुंज महोदय का नाम लेते हैं, तो हमने निकुंज महोदय का नाम लिया, निकुंज महोदय का नाम लिया। अब इसके बाद में हमें निकुंज महोदय को प्रथमा विभक्ति के एक वचन बताना है, तो मतलब हमने कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? सु प्रत्यय। सु में इत संज्ञा होने के बाद क्या हो जाएगा? सु में इत संज्ञा होने के बाद क्या हो जाएगा? स, और जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? निकुंजस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा दोबारा पद के अंत में, तो स जो शो रू से रू हो जाएगा, रू में ऊ की संज्ञा हो जाएगी, र बचेगा, फिर सूत्र। अब ये जो र है ये आपका क्या है? अवसान में है। अवसान मतलब विरामो वसान, विसर्जनी से क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, तो विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो निकुंजः, ऐसे आप किसी में भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, और जो आपका ये पूजा जी का ना, जैसे पूजा नाम है, तो इसके बाद में पूजा नाम है, पूजा देख लीजिए, उसमें तो टाप आ जाएगा ना, टाप अपनी पूजा, वो तो टाप तो अलग चीज है महोदय, आप नहीं आएगा, सु ही आएगा, पर स्त्रीलिंग में वो, हाँ स्त्रीलिंग होने से उसका लोप हो जाएगा। हाँ, पूजा प्लस सु आया। ठीक है, तो सु में इत संज्ञा वाला सा बचा, फिर इसको जोड़ दिया, पूजा हो गया। एक सूत्र है हलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रत्यम हल। ठीक है, वो कहता, वो ये आप ये जो सूत्र में बताया ना, हलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रत्यम हल, ये आप लोग कुछ दिनों में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? सा का लोप हो जाएगा, तो केवल पूजा बनेगा। इसी प्रकार रमा, पूजा इत्यादि कविता रूप बनते हैं। ठीक है, अच्छा मनीष जी। हाँ जी, अभी एक उषा जी का प्रश्न लेते हैं लास्ट, उसके बाद मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है। जी महोदय। बाप रे बाप। नहीं निकुंज जी आप भी रह सकते हैं। उषा जी जी, नमो नमः। नहीं, हमारी अभ्यास कक्षा में ना वो राम सु अभी आपने बताया ना, रामस छात्र की जगह वो सु में आपने चंद्र बिंदु दिखाया था, वो हमारा थोड़ा सा प्रश्न था, तो हमने सोचा कि आप उसका थोड़ा निवारण कर देंगे। निकुंज जी आप जरा पूछ लीजिए वही सवाल। जी, आप पर अटके थे हम लोग? हाँ जी, कहाँ पर अटके थे हम लोग? हम अटके थे ना सु में चंद्र बिंदु, और वो उसका लोप हो गया है अभी, और पहले उसमें स में हमेशा ऊपर चंद्र बिंदु लगता था, तो वो हमने पता कौन सा सूत्र था? सूत्र तो ऐसे मुझे याद नहीं कौन सा था। नहीं, कल जो अभ्यास में अनुनासिक का प्रश्न था। किशोर जी ने 2 सूत्र दिए थे ना, एक तो पर का व का लोप, वो बाद में लेते, वो क्लैरिटी बात करके लाएंगे, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छी बात है। कई प्रत्यय अलग होते हैं, वो 21 प्रत्यय होते हैं। उसमें इसमें प्रश्न यही था कि युवो रनाको में यू और व को अन और अक आदेश होता है, तो यू और वो क्या उसमें अनुनासिक है या नहीं है, वो पूछना था। नहीं, वो अनुनासिक नहीं है महोदय। यू और वो यदि अनुनासिक रहता, ये पूरा का पूरा देखिए क्या होता है, नुल प्रत्यय होता है। ठीक है, नुल प्रत्यय हुआ आपका। नुल प्रत्यय में ल की संज्ञा होगी आपकी किससे? हलंतम से, और ना की संज्ञा होगी आपकी चुटू से। ठीक है, आपका बच्चा वो बच्चा आपका, ये वो आपका अनुनासिक नहीं है। ठीक है, वो परे वो के तो सूत्र से लोप था वो का, वो वेर प्रत्यय से अलग महोदय। हाँ मनीष महोदय, वो एक मिनट महोदय, वो प्रत्यय होता है। अष्टाध्यायी.com में जाइए, 711 जी, 711 देखिए, वहाँ पे, वहाँ से शुरू हुआ था, किसी ने यहाँ रिफर किया था कि वहाँ पे वो अनुनासिक बताया हुआ है, तो ऐसा था भरत जी बोल रहे थे अनुनासिक। सुनिए निकुंज जी, 1 मिनट, अनुनासिक है लेकिन तो उसका लोप नहीं करना है, आदेश होता है, ऐसा उनका कहना था। तो क्या है? 711 युवोः षष्ठी द्विवचनम अनअगौ प्रथमा द्विवचनम। ठीक है, तो नीचे देखिए सूत्रार्थ में दिया हुआ है। हाँ, तो यू
अच्छा ल्युट, इसमें ल्युट प्रत्यय हो गया नंद प्लस यू में। या देखिए तो यू के यहाँ स्थान क्लियरली विद्यमान सूत्रार्थ में देखिए, हाँ जी दिख रहा है। सूत्रार्थ अंगात परस्य प्रत्ययस्य आदौ विद्यमान। हाँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है अनुनासिक महोदय, है। उससे कोई दिक्कत नहीं। यदि वो अनुनासिक है आपका, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका प्रश्न ये है कि वेर प्रत्यय सूत्र के द्वारा अप्रयुक्त वकार का लोप होना चाहिए, ठीक है। नहीं यू का प्रश्न ये है कि ये यू अगर आता है वो अनुनासिक होगा तो उसको आदेश होता है कि उसका इत संज्ञा नहीं होगी, लेकिन उसको आदेश होगा अन और हक। एक चीज, अब एक चीज ये यू और नाको सूत्र से होगा वो तो, और नाको सूत्र से यू का अन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को मैं एक बात कहता हूँ, वही सूत्र पे हम लोग अभी ये मैं उसे कहता हूँ कि देखिए जैसे यू है आपका, ठीक है, अभी इसमें यू में अनुनासिक है, ठीक है, हाँ, और एक ये है यह यू, ठीक है। अब आपका प्रश्न होता है कि इसमें यू क्यों पढ़ा गया, यू तो अनुनासिक है, ठीक है, वो की संज्ञा हो जाएगी तो बचेगा लोग क्या होने क्या बचेगा, या बचेगा, ठीक है। तो अब ये यू और अना को सूत्र जो अन आदेश होता है यू के स्थान पे, वो यू के स्थान, यू वाले या के स्थान पर ही हो, और क्या कहते हैं उसके स्थान पे जो पहले से या हो ना, केवल या हो, उसके आगे स्थान उस या के स्थान पे ना हो, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? क्यों नहीं आया? देखिए ये जो यू, ये आपका पहले यू है, ठीक है, और ये या है, या फिर ये मान लीजिए इसमें या में आ है, ये दोनों आपके अनुनासिक हैं, ठीक है कि नहीं है? अब यू और अना का सूत्र कहता है कि यू के स्थान पे अनादेश हो, ठीक है, यू के स्थान पे अनादेश हो। तो हमने क्या कर ले, इसमें बोले कि अब हमने इस यू, हमने संज्ञा करते ही हम इत संज्ञा कर ली, तो ये या बच्चा, और इसमें करने बाद या बच्चा। इन दोनों में से यू कौन सा है? पहला वाला। तो उस ही यू के स्थान पे अनादेश हो, कि ये नहीं है कि मतलब यू में इत संज्ञा या अवस्था और या के स्थान पे अनादेश कर दे, नहीं, यू का जो या रहेगा उसके स्थान पर ही होगा। आपका और प्रश्न क्या था इसमें? मतलब ये यू जो है वो अनुनासिक है। तो मेरा दूसरा जो प्रश्न आता है कि ये जो प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, उसमें कोई जगह ऐसे है जहां हमें अनुनासिक मार्किंग करके हुए मिलेगा? हाँ, अनुनासिक मार्किंग करके मिल, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको मार्किंग करनी। तो माता जी की बुक में है कहीं पे भी, उसको वहां पे धातु में किया हुआ है, मार्किंग किया हुआ है अनुनासिक का, लेकिन प्रत्यय में नहीं किया गया है। इस वहां से सारी ये कंफ्यूजन शुरू हुआ है। अच्छा, तो वो तो कहीं पर कर देते हैं, कहीं पर कर देती है माता जी, कहीं पर नहीं करती। हमें जो मैं आपको 1 to 1 बात करूंगा कहाँ से ये आया है कि दो जो हम लोग ने ये किए ना, ईद संज्ञा प्रकरण किया। हाँ, अब एक प्रश्न महोदय मैं करूं? नहीं, 1 मिनट, मैं मेरा पूरा करता हूँ फिर आप करिए। ये जो ईद संज्ञा किया कि उसके अलावा 2 सूत्र और रिलेवेंट है जो कि कृत प्रत्यय से रिलेटेड। उसमें एक है यू आर नाको और दूसरा है वेर अप्रत्यक्ष, कि ये दोनों साथ में पढ़ना चाहिए तो आगे हमारा आसान रहेगा। मैं आपसे सोर्स क्या है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, यही मुझे बात करनी। एक चीज आपको बताता हूँ मैं, कि अब जैसे ये मान लीजिए आपकी सिद्धि थी यहाँ पर वेर प्रत्यय, और मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, और इस सूत्र में जहाँ पे भी रेफरेंस दिया है सिद्धांत कौमुदी कशिका, सब में वो अनुनासिक ही पढ़ा गया है, वो और वो, ठीक है। तो अष्टाध्यायी.com सूत्र, या फिर आगे अष्टाध्यायी सूत्राणी, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपके दोनों सूत्र हैं, एक 7.1.1, ठीक है। ये युवरना को यहाँ पर आपका युवरना का हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया वेर प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यू और आपका यहाँ पर इन्होंने एक स्थिति पैदा करी, ठीक है। तो क्रीडल नूल है, ठीक है। यहाँ से क्रीडल नूल करने के बाद आपका कार प्लस वू बचा, ठीक है। अब हमने वू है तो वू के स्थान पे हमने इत संज्ञा, अब अनुनासिक है तो इत संज्ञा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चाहिए थी। कार प्लस वू हो गया, तो आपका कार प्लस वू था,
ठीक है। कार प्लस मुंह है, इत संज्ञा हमने कर दी, तो क्या बच्चा हमारा पास कार प्लस वा बच्चा, ठीक है। अब ये जो वाह है ये भूं का वाह है, तो यहाँ पर युव और अनाको से अक का आदेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और आपका जो सूत्र है, एक सूत्र और है आपका, क्या सूत्र है? बेर पिक्तस्य क्या कहता है कि यदि कश्चित प्रत्यय केवल एक वर्णा दृश्यते, ठीक है, एकल दिखेगा, तो अनेन सूत्रेण अपिक्त इति संज्ञा भवति, अतः अनेन सूत्रेण एतत् उच्यते यदि इत्यस्य कारस्य लोपम, तो वह कह रहे कि वकार का लोप करना है, वकारस्य अपि लोपा भवति, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि वकार का लोप करना है, तो यहाँ पर तो वकार भी है, तो यहाँ पर वेर प्रत्यय से इसके वा का लोप भी प्राप्त है। एक मिनट पहले बात सुनिए, यहाँ पर वा का लोप भी प्राप्त है और युवरना को सूत्र के द्वारा अक भी प्राप्त है, तो दोनों प्राप्त हैं। तो अब कौन सा करें हम? ठीक है महोदय, तो कौन सा करें? तब एक सूत्र आता है, सूत्र आता है आपका, यहाँ पर दोनों प्राप्त हैं, तो इन दोनों की संख्या देखिए, नोट कर लीजिए, 6167 पूर्व पर वाला आएगा ना, बलिष्ठ वाला आएगा। हाँ, तो 6167, ठीक है। तो 61 61 और 71 तो दोनों सपादी है, दोनों सपादी है, तो जो तो 61 आपका क्या 61 67 और दूसरा है आपका 7.1.1, ठीक है। सूत्र है आपका विप्रतिषेधे परम कार्य। विप्रतिषेधे माने कि जब एक जगह दोनों सूत्र प्राप्त हो, एक जगह दो सूत्र प्राप्त हो, तो उसमें आपको बाद वाला सूत्र लगाना चाहिए। तो इन दोनों सूत्रों में बाद वाला सूत्र कौन सा है? 7.1.1, ठीक है। दोनों सपादी है तो बाद वाला लगेगा ना। हाँ, बाद वाला लगेगा, होगा तो अलग होता, तपादी में भी अलग सिस्टम हो जाता थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें 7.1.1 नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आपका ये देखिए, अब मैं इसी कार से अगर मैं कार, ये आपका क्री धातु, ठीक है, ठीक है, धातु क्या थी आपकी? क्री थी। अब क्री धातु से मैंने क्विप प्रत्यय लगाया, ठीक है। तो क्विप प्रत्यय में इत संज्ञा पाकित संज्ञा हलंत्यम से काकित संज्ञा लशकता देते से बचा वी, क्या बचा आपका? वी भी अनुनासिक है, तो ई की संज्ञा होगी उपदेश अनुनासिक से वा बचा आपका। अब ये जो वा है आपका, एक मिनट, लेकिन ये वही है, वो है, तो इसमें एक ही सूत्र लगेगा, वेर अप्रत्यक्ष ही लगेगा इसमें। हाँ, तो यहाँ पर वेर, यहाँ पर वा है, तो यहाँ पर युवरना को नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। इसलिए यहाँ पर आप हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर वहां पर युवरना को हमें वो पढ़ने की क्या जरूरत थी, वाह पढ़ देते। अगर वहां केवल वाह पढ़ते तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, यहाँ पर भी इसके स्थान पे अकादेश प्राप्त होने लगता। इसलिए वहां पर वो पढ़ा, अनुनासिक के सहित पढ़ा, कि केवल अनुनासिक सहित वाले पे हो, और कोई वैसे अनुनासिक का फल नहीं है वहां पर। अनुनासिक होगा तो आप उसमें लोप कर देंगे तब भी उसके स्थान पे अकादेश हो जाएगा, और नहीं करेंगे तब भी पूरे वो के स्थान पे अकादेश हो जाएगा, ठीक है। नहीं, तो मेरा प्रश्न अभी भी मुझे वो नहीं आया कि कोई ऐसी जगह है कि जहां हमें प्रत्ययों में वो अनुनासिक चिन्ह लगा के मिले। अच्छा, मतलब आपको ये चाहिए कि हर जगह आपको प्रत्यय में अनुनासिक चिन्ह में लगा के मिल जाए। हाँ, ऐसा। अच्छा, तो महोदय एक बात देखना पड़ेगा, में लगा के दिया है, प्रत्ययों में नहीं है। तो प्रत्ययों में ऐसा प्रत्ययों में भी लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रत्यय है, समाधि प्रत्यय, वो वहां पे कहीं पे मुझे दिखा नहीं है, जबकि अष्टाध्यायी में दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि अनुनासिक है। कोई नहीं महोदय, ये तो एक चार्ट बना के दे देंगे आपको। ठीक है, चार्ट ही बनाना, ठीक है महोदय। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और एक बात यही है कि इस चीज का जो ज्ञान कहते हैं ना, कि ये हमें कैसे पता लगेगा अनुनासिक चिन्ह का, तो आपको बताया गया है कि प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है, पाणिनि यहाँ, कि आप एक दूसरे को जब पढ़ाएंगे, आपस में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, कि या तो किसी से हम पढ़ेंगे, तो उसके द्वारा ही हमें अनुनासिक चिन्ह का ज्ञान होगा, ठीक है। और वैसे काफी सारी पुस्तकें जिनमें ये प्रत्ययों में भी अनुनासिक चिन्ह लगा रखा है, एक बार देख लूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग बंद करें। तो एक मिनट, मनीष जी।